Hey guys, welcome to another episode of An Animated India. मैं हूं एनिमे फ्रीक और मेरे साथ है सेवियर एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हम फिर से लाए हैं हीरोज की ग्रे मोरालिटी का डिस्कशंस। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि हीरोज हमेशा सही नहीं होते, उनके कुछ डिसीजंस कभी-कभी व्हाइट और ब्लैक नहीं होता बल्कि ग्रे होता है। और इसी टॉपिक में किया था हमने डाइसेक्शन लाइट यागामी, लेलुश और एरन येगर का ग्रे डिसीजंस का। हाँ भाई, उस वीडियो का रिस्पॉन्स तो बढ़िया था और ऑनेस्टली जितना मैंने सोचा उतना रियलाइज करा कि दुनिया इन ग्रे कैरेक्टर से भरी हुई है। उस सोसाइटी में प्योर हीरो और प्योर विलन का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि ये सारी चीजें सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती हैं। एग्जैक्टली। और इस सीरीज के पार्ट 2 में हम लेके आए हैं ऐसे 3 कैरेक्टर्स जिनकी कहानियां अलग थी, डिलेमास अलग था, लेकिन सवाल सेम था कि क्या ये जस्टिफाइड थे। और अगर आप नए हो तो मैं ये बता देता हूँ, ये सीरीज एक रिव्यू नहीं है, ये एक कैरेक्टर डीप डाइव है। क्योंकि हम यहाँ केवल एनिमे डिस्कस नहीं करते, हम यहाँ इन कैरेक्टर्स के फिलोसफिकल और कल्चरल लेयर्स को डीप डाइव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कैरेक्टर से, इटाची उचिहा, नारुतो का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। इस एनिमे में जब मैंने पहली बार सुना कि इसने अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, तब मैं बहुत ज्यादा शॉक, क्योंकि इटाची एक आइडियल बिग ब्रदर कैरेक्टर था। भाई सोचो, एक टीनेजर जिसने अपने माँ बाप, फैमिली और फ्रेंड सबको मार डाला केवल सिर्फ एक रीजन के कारण, पीस, ताकि वो कोनोहा में सिविल वॉर को रोक सके। मतलब ये प्योर अर्जुना वाइफ है। धर्म या फैमिली, तुम क्या चूज करोगे? एग्जैक्टली। और इंडियन मिथोस के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये महाभारत का एनिमे वर्जन है, जहाँ पे अर्जुना जैसे अपने पूरे फैमिली के खिलाफ, अपने भाइयों के खिलाफ वॉर लड़ता है, वैसे ही इटाची उचिहा भी अपना फैमिली और अपने पूरे क्लैन के अगेंस्ट जाके एक सोलो वॉर करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि अर्जुना का वॉर वाज आउट इन द ओपन, इट वाज लाउड, बट इटाची का वॉर था साइलेंट, इट वाज अ साइलेंट मैसेकर। तो एक फन फैक्ट, नारुतो इंडिया के टॉप 3 एनिमे में से एक नाम है, और इटाची उचिहा गूगल सर्च ट्रेंड्स में अभी भी टॉप में आता है ऑन एवरी नारुतो एनिवर्सरी। तो अभी बात करिए हमने इटाची उचिहा की, जिसने अपनी पूरी क्लैन को मार दिया। लेकिन अब इसका वाइस वर्सा क्या होगा? एक बंदा जो अपनी क्लैन के लिए लड़े। लेट्स टॉक अबाउट कुरापेका। कुरापेका एक ऐसा बंदा है जो अपने क्लैन के जस्टिस के लिए एक रिवेंज मशीन बन गया। पहले तो मुझे लगा ये बहुत कूल बंदा है भाई, फैंटन ट्रूप की ले रहा था ये, लेकिन फिर बाद में पता चला ये एकदम ऑब्सेस्ड हो चुका है। और भाई ऑब्सेशन का लेवल, उसने अपने खुद के नैन वाव में ये लिख दिया कि फैंटम ट्रूप छोड़ के अगर वो किसी और पे ये चेन जेल यूज करता है तो वो मर जाएगा। बेसिकली उसने अपने आप को एक डेथ सेंटेंस दिया सिर्फ एक रिवेंज पूरा करने के लिए। भाई इससे तो मेरे को बॉलीवुड का एक फेमस ट्रोप याद आता है, बदला लेने वाला है हीरो। भाई बॉलीवुड में तो दिखाते हैं कि रिवेंज लेना जस्टिफाइबल है, लेकिन इन रियल लाइफ रिवेंज नेवर गिव्स यू द क्लोजर, बिकॉज व्हाट इट गिव्स इज गिल्ट व्हिच यू हैव टू कैरी थ्रू योर होल लाइफ। कुरापेका ने भी वही ट्राई करा और एंड में वो एक मॉन्स्टर बन गया। इंडिया में हंटर हंटर 2023 में फिर से वायरल हुआ था जब नेटफ्लिक्स ने उसे री रिलीज करा था, और कुरापेका की स्कारलेट आइज इंस्टा रील पे छा गई थी। एंड इन द एंड, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर एवर, सोस्के आइजन। やれやれようこそ私のソウルソサイティへ सोस्के आइजन ब्लीच का वो कैरेक्टर है जो शुरुआत में एक हम्बल, एक केयरिंग कैप्टन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो बाद में पता चला कि वो एक मास्टरमाइंड है। बिट्रेयल, मैनिपुलेशन, गॉड कॉम्प्लेक्स, आइजन के पास सब कुछ। ब्रो वो सीन है ना जब आइजन ने अपने पूरे चश्मे उतार दिए और हेयर स्टाइल चेंज कर डाली।
वो पूरा कंप्लीट डॉग से पूरा चैड बन गया। भाई उसने तो सोल सोसाइटी को चेंज करना चाहा, उसने पूरा उनको मैनिपुलेट कर डाला क्योंकि उनको उसके डिसीजन फ्लॉड लगते थे। उसने ये भी कहा था ये सोल किंग एक पपेट है और उसको एक परफेक्टली आइडियल वर्ल्ड बनाना है। हाँ भाई करेक्ट। और ये मेरे को चाणक्य वाइब देता है, नैतिका का बलिदान करके राज्य सुधार। तो फ्लॉड सिस्टम को सुधारने के लिए आइजन अपने आप को गॉड मानने लगा। ओके, ही वाज द अल्टीमेट क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर इन हिज ओन माइंड। बट क्वेश्चन ये है कि एक फ्लॉड सिस्टम को सुधारने के लिए तुमको गॉड बनने का जरूरत है क्या? यू कैन बिकम अ सेवियर, you can become the most powerful person, become the head captain eventually. या Fine for some data drop. Bleach Crunchyroll का टॉप सर्चेस में तब आया जब 1000 Year Blood War रिलीज हुआ और आइजन का वो बिट्रियल सीन क्रॉस 20 मिलियन प्लस व्यूज ऑन YouTube. तो दोस्तों ये थे हमारे 3 ग्रे कैरेक्टर्स, इताची, कुरापेको और आइजन। इन तीनों के डिसीजंस कॉम्प्लिकेटेड थे और रीजंस तो अलग अलग थे, लेकिन सवाल एक ही है, इन सब के ये सब एक्शन जस्टिफाइबल हैं? मॉरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ में और एनिमे में कुछ भी व्हाइट या ब्लैक डायरेक्टली नहीं होता। मैक्सिमम चीजें ग्रे होती हैं। कब हीरो विलन बन जाता है और कब विलन हीरो बन जाता है ये हमको पता भी नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स एनिमे की। इंडिया में स्पोर्ट्स इज इक्वल टू क्रिकेट, ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है, बट एनिमे के वर्ल्ड में स्पोर्ट्स एक लाइफ चेंजिंग बैटल है। तो यहाँ स्वेट और टीयर्स दोनों गिरते हैं और हर एक पॉइंट लगता है जैसे एक पर्सनल वॉर हो। एग्जैक्टली और ये एनिमे केवल स्कोर बोर्ड नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं पूरे मैच की जर्नी, जैसे हिनाता की जंप, इसागी का गोल, कुरोको की इनविजिबिलिटी और यूरी का परफॉर्मेंस प्रेशर। अगर तुमने ये एनिमेज नहीं देखे तुम एक पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर मिस कर रहे हो। तो लेट्स बिगिन दिस लिस्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स एनिमे, हाईक्यू। हाईक्यू एक परफेक्ट कंफर्ट एनिमे है। स्टोरी इसकी शुरू होती है हिनाता से, जो एक बार टीवी पे देखता है एक लिटिल जायंट का मैच। वो देख के वो पूरा उस बंदे से इंस्पायर हो जाता है और फिर वो भी सोचता है भाई अब तो मेरे को भी वॉलीबॉल खेलना है। लेकिन प्रॉब्लम है, मालूम है क्या, उसकी हाइट थोड़ी छोटी। おやおやおやおやおやおや करेक्ट है भाई, हाइट छोटी थी लेकिन पैशन बहुत बड़ा था। जब वो कागेयामा द जीनियस सेटर और उसका राइवल के साथ एक टीम बना, हाईक्यू की मैजिक वहीं से चालू हुई। जैसे कारासुनो हाई वर्सेस आओबा जोसाई का मैच या फिर शिरातोरिजावा का उशिजिमा के खिलाफ उनका फाइट। भाई हर एक रैली एक वॉर लगती है। भाई ये मैच तो प्योर हाइट, निशिनोया का डबल से और शुकिशिमा का ब्लॉक, माय गॉड वो तो मैच ही चेंज कर दिया उसने। और वो सीन्स ने तो भाई पूरे गूज़बम्प्स दे डाले थे। और निशिनोया हमारे लिबेरो ने साबित कर दिया, नो मैटर हाउ स्मॉल यू आर यू कैन स्टिल टर्न द टाइड। भाई ये मुझे प्राइम वॉलीबॉल लीग की याद दिलाती है। 2024 में इसका व्यूअरशिप 55% ऊपर गया और इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया। इट गिव्स एग्जैक्टली द सेम वाइब, टीम वर्क प्लस नेवर गिविंग अप इज इक्वल टू मिरेकल्स। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट नेम, कुरोको नो बास्केट। ये एनिमे एकदम अलग है। इस एनिमे में द मेन कैरेक्टर इज इनविजिबल। तो कुरोको अपने आप को इंटेंशनली बैकग्राउंड में रखता है और चांस मिलने पे वो अपने मिस डायरेक्शन टेक्निक से डिफेंडर्स को कंफ्यूज करता है और अपनी टीम के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। एकदम सही बोले। और फिर आता है कगामी, वो एक पावर हाउस है जो डंक में बिलीव करता है। वो जब डंक करता है ना पूरा स्टेडियम हिल जाता है। और उन दोनों की सिनर्जी एकदम परफेक्ट बैलेंस है, एकदम लाइट एंड शैडो। और फिर जब कुरोको के एक्स टीममेट्स द जनरेशन ऑफ मिरेकल्स का इंट्रोडक्शन होता है और जब वो उनके खिलाफ खेलते हैं, भाई प्योर गूज़बम्प्स। और मुझे सबसे ज्यादा याद आ रहा है अकाशी का एम्परर, एक ऐसा राइवल जो तुम्हारे हर मूव को पहले से ही पढ़ लेता है और फिर कगामी उसी को तोड़ता है अपने इंस्टिंक्ट से और वही इस शो का पीक बन जाता है। और हम जोन के बारे में तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। उसने जो हाइव मोमेंट्स क्रिएट करे हैं इस एनिमे में, माय गॉड मास्टरपीस।
ये एकदम इंडिया के 3x3 बास्केटबॉल गेम जैसा नहीं लगता? वहाँ पे स्मॉल कोर्ट होता है लेकिन इंस्टेंट डिसीजंस चाहिए होते हैं, Correct. है ना? एक छुपा प्लेमेकर और एक रॉ स्कोरर जैसे कि कुरोको और कगामी। और इंडिया जब वर्ल्ड रैंक 16 पे पहुंची तब रियलाइज हुआ कि जब सिस्टम और इंस्टिंक्ट मिल जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट नाम पे, वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट स्पोर्ट्स एनिमे, ब्लू लॉक। ब्लू लॉक का आइडिया तो भाई नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ पे 300 बंदों को एक हाई एंड फैसिलिटी में बंद कर दिया जाता है Okay. और फिर उनको बस एक ही गोल दिया जाता है, टू बिकम द टॉप लेवल स्ट्राइकर। और अगर वो फेल हुए तो उनका फ्यूचर खत्म। इस शो ने स्पोर्ट्स एनिमे की दोस्ती वाली फॉर्मूला को पलट के रख दिया। यहाँ पे दोस्ती सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपका ईगो और इंडिविजुअल। यहाँ एक कैरेक्टर है इसागी जो पहले आपको एक एवरेज स्ट्राइकर दिखेगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा पावर था उसका फील्ड विजन। वो हमेशा सिनेरियोस को प्रेडिक्ट करके बेस्ट पोजीशन में पहुंचा। और भाई वो ब्लू लॉक का फाइनल एपिसोड, सीजन फिनाले, ब्लू लॉक वर्सेस अंडर 19, उसका जो फाइनल गोल था एब्सोल्यूट सिनेमा। और भाई मुझे ये सबसे एक नाम याद आता है, सुनील छेत्री। ही इज द ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर। वन ऑफ देम इज ओनली सरपास्ड बाय रोनाल्डो, मेसी एंड अली। ही इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईगो टू बिकम द बेस्ट स्ट्राइकर। और ब्लू लॉक भी यही बोलता है, स्ट्राइकर बनना है तो रूथलेस बनना या फिर बेंच पे बनना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट नीश स्पोर्ट्स एनिमे, यूरी ऑन आइस। यूरी ऑन आइस स्टार्ट होता है यूरी कात्सुकी से। वो एक फिगर स्केटर है लेकिन नेशनल लेवल पे वो बार बार प्रेशर के अंदर आके फेल हो जाता है। जब उसको लगता है उसका करियर खत्म हो गया तब उसको मिलता है उसका आइडल विक्टर, जो उसका कोच बन जाता है। फिर स्टार्ट होती है एक नई जर्नी, स्केटिंग की और सेल्फ डिस्कवरी की। भाई ये एनिमे सिर्फ स्केटिंग नहीं, ये एंजाइटी, सेल्फ डाउट और मेंटरशिप की भी स्टोरी है। यूरी का वो लास्ट परफॉर्मेंस जहाँ पे वो अपने सारे एंजाइटी को एक रूटीन में डाल देता है, इट वाज लिटरली पोएट्री ऑन आइस। इंडिया में फिगर स्केटिंग नीश है लेकिन एग्जिस्ट करता है, जैसे गुरुग्राम के आइस स्केट और आमी पारेख ने वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। जैसे भरतनाट्यम का वो परफॉर्मेंस, आर्ट प्लस एथलेटिज्म। तो चलिए करते एक क्विक रिकैप। हाईक्यू, स्मॉल हाइट, बिग ड्रीम्स और अल्टीमेट टीम वर्क। कुरोको नो बास्केट, इनविजिबल जीनियस और जनरेशन ऑफ मिरेकल्स। ब्लू लॉक, ईगो का सर्वाइवल गेम और रूथलेस स्ट्राइकर्स। यूरी ऑन आइस, पैशन, मेंटरशिप और सेल्फ एक्सेप्टेंस। स्पोर्ट्स आने में हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाता है, जीत केवल ट्रॉफी से नहीं मिलती। जीत तब होती है जब तुम खुद का बेटर वर्जन बन के अपनी लिमिट्स तोड़ देते हो। अब तुम बताओ कि तुमको सबसे ज्यादा कौन सा स्पोर्ट्स आने में मोटिवेट करता है? भाई आजकल टाइम कम है और एनिमे की लिस्ट इतनी लंबी है, तो आप कभी कभी सोचते हो कि कौन से एनिमे से स्टार्ट करूं, कि मेन स्ट्रीम हो या इसेकाई, थोड़ा अंडररेटेड हो या रोमांस एनिमे। तो बस और टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं एनिमे का अल्टीमेट रिकमेंडेशन गाइड लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और हम लाए हैं आपके लिए परफेक्ट रिकमेंडेशन का कॉम्बो। और हम लाए हैं एक बढ़िया सी लिस्ट। पहला एक मेन स्ट्रीम बैंगर, दूसरा एक इसेकाई जो दिमाग हिला दे, तीसरा रोमांस जो दिल तोड़ दे, चौथा एक हिडन जेम जो तुम बोलोगे वेयर वर यू ऑन माय लाइफ। मतलब आज के एपिसोड के बाद तुम्हारा वॉच लिस्ट का प्रॉब्लम खत्म। वैसे एक फन फैक्ट, पिछले 5 साल में इंडिया में एनिमे का सर्च गूगल ट्रेंड्स पे 300% ऊपर गया है। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल, इन पे तो व्यूअरशिप डबल हो चुकी है। यानी इंडिया जापान के पीछे पीछे धीरे आ ही रहा है। तो चलिए और समय बर्बाद ना करके लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रिकमेंडेशन। सबसे पहले बात करते हैं मेन स्ट्रीम किंग की, अटैक ऑन टाइटन। एओटी का मैल्को रेटिंग है 8.54 और कुछ सीजन्स तो 9+ भी क्रॉस करते हैं। गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से 2023 के फिनाले पर इंडिया में एओटी का स्पाइक बाहुबली के लेवल का क्रेजी गया। और फन फैक्ट, क्रंचीरोल के 2023 के स्टैट्स के हिसाब से इंडिया वो टॉप 10 कंट्रीज में से था जो एओटी व्यूअरशिप के लिए फेमस थे। और भाई इस एओटी की हाइप ट्रेन में तो मैं भी चला गया था।
मैं कभी कभार रात भर नहीं सोता था क्योंकि नया एपिसोड आने वाला है। और वो एरिन का ट्रांसफॉर्मेशन और वो ताताकाय वाला मूवमेंट, भाई गूज़बम्प्स देता था मेरे को। अब ये सोचो, अगर अटैक ऑन टाइटन इंडिया में बनेगा तो उसके लिए एरिन की एक्टिंग कौन करेगा? कमेंट्स में बताइए। इसके बाद थीम्स भी दी। पहला सीजन जब देखा मेरे को लगा कि एक सिंपल सा रिवेंज स्टोरी है, बट जितना आगे बढ़ता गया इतना कॉम्प्लिकेटेड होता गया प्लॉट उसका। एक्चुअली एट सम पॉइंट आई कुड रिलेट इट विद आवर इंडियन एपिक्स, जैसे रामायण बोलो या महाभारत बोलो, कोई भी एपिक उठा लो, वहां पे भी वही एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है कि हीरो विलन है या विलन हीरो है, कब उनके मोरालिटीज में चेंजेस आती है। एओटी भी कुछ ऐसा ही है। मतलब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, कभी कभार कुछ ग्रे मोरालिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एरेन, वो हीरो था या विलेन? मेरे हिसाब से अगर हीरो है क्योंकि वो अपने लोगों को बचा रहा है, लेकिन किन्हीं लोगों के हिसाब से विलेन। 80% ह्यूमैनिटी वाइट कर। आप बताओ, आपको क्या लगता है? अब चलते हैं इसेकाई की दुनिया में। री-ज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। और भाई अभी री-ज़ीरो से बेटर रिकमेंडेशन मिलना मुश्किल ही है। इसका MAL स्कोर 8+ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसेकाई जॉनर की पॉपुलैरिटी इंडिया में भी शूट कर रही है। क्रंचीरोल के रीसेंट डेटा के हिसाब से इंडिया के टॉप ट्रेंडिंग शोज में 3 इसेकाई टाइटल्स हमेशा रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सुबारू के टाइम लूप से मेरे को एक फिलोसॉफी याद दिलाती कि मान लो आपको हर बार अगर अपना गलती सुधारने का मौका मिले तो क्या आप खुद को बचा लोगे? हाँ, बचा लो। एक्चुअली नहीं। सोच के देख, ये कॉन्सेप्ट में यू हैव टू टेक अ रीबर्थ एवरी टाइम, एंड व्हेन यू आर टेकिंग अ रीबर्थ एवरी टाइम योर मोरालिटी चेंजेस। जो पहले था वो अभी नहीं है, एंड यू नो दैट यू कैन अगेन टेक अ रीबर्थ टू फिक्स इट। तो तेरे को रोकने वाला कौन है? और बार-बार मरना, you actually lose a little bit of yourself there. और अगर इंडियन एनालॉजी देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट कुछ हद तक पुनर्जन्म की तरह है, जहाँ पे आप बार-बार जन्म लेते हो और अपने पास्ट कर्मा को बदलने का कोशिश करते हो। और भाई इसके प्लॉट ट्विस्ट तो इतने अमेजिंग है। वो रैम का कंस्ट्रक्शन वेरी ऑफ, और वो सिन ऑफ ग्लटनी, माय गॉड, वो सीन में तो जान ही ले ली थी मेरी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले रिकमेंडेशन की तरफ। अब थोड़ा सा रोमांस हो जाए विद योर नेम। सेवियर एक्स? नहीं, माकोतो शिंकाई की मास्टरपीस। योर नेम का ML स्कोर है 8.85 और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इट इज मोर देन $358 मिलियन वर्ल्ड वाइड, जो कि बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों से कम्पीट कर रही है। और इंडिया में नेटफ्लिक्स पर ये टॉप रोमांस एनिमे के लिस्ट में परमानेंटली रहता है। मतलब वो कॉमेट वाला सीन तो वाज ब्यूटीफुल, और जब ताकी और मित्सुआ मिले थे इट वाज रियली स्पेशल एंड इमोशनल। और अगर ये सोचो ये मूवी इंडिया में बनती, इसका नाम क्या होता? तुम्हारा नाम, और म्यूजिक होता भाई AR रहमान। तो इंडिया में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फैंडम लिटरली एक्सप्लोड हो गई। तो आपको अगर प्यार और डेस्टिनी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो यही करेक्ट पिक है। तो ऑनेस्ट जवाब दो, तुम्हारा फेवरेट एनिमे कपल कौन सा है? भाई मेरा तो यामादा और इशिकावा है। आपका कौन सा है? कमेंट्स में लिखना मत भूलना। और अब हम आ गए हैं फाइनल रिकमेंडेशन पे, जिसमें हम रिवील करने वाले अपना हिडन अबिस। भाई इसके तो विजुअल्स और वर्ल्ड बिल्डिंग नेक्स्ट लेवल है। इसकी ML रेटिंग 8.67 है, और फिर भी ये इंडिया में ज्यादा लोगों ने इसे देखा नहीं है। वैसे इंडियन एनिमे कम्युनिटी रेडिट पर इसको बेस्ट डार्क फैंटेसी स्लीपर हिट बोलती है। ये एनिमे बड़ा इनोसेंट लगता है, बट जितना अंदर जाओगे उतना आपको पता चलेगा कि इट्स डार्क, इमोशनल एंड गट रिच। अगर कैरेक्टर्स देख के आपको लगेगा कि आप एक क्यूट सा एडवेंचर स्टोरी देखने वाले हो, तो आई कैन गारंटी यू कि आपके इमेजिनेशन का एक हॉरर वर्जन बनने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम्हें इमोशनली पावरफुल और विजुअली स्टनिंग एनिमे देखना है, ये परफेक्ट चॉइस है। तो भाई आज के पिक्स का रिकैप करते हैं। पहला मेन स्ट्रीम, अटैक ऑन टाइटन। दूसरा इसेकाई, री-ज़ीरो, तीसरा रोमांस, योर नेम, चौथा द हिडन जेम, हिडन अबिस। और स्टैट्स क्लियर है, इंडिया का एनिमे क्रेज हर साल डबल हो रहा है। सो व्हाई नॉट राइड द वेव, लेट्स जॉइन दिस रेवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड।
और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के बारे में। अगर हम वन पीस की बात कर रहे हैं, हम सबको एक बात तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, चाहे आप वन पीस लवर हो या हेटर, उसकी पेसिंग बकवासी है। करेक्ट। उसके 1000+ एपिसोड है और हर बंदा ये देख के डर जाता है। हम्म। और ये वही एक बैरियर है जो हर एक एनिमे लवर फेस करता है कि मैं खुद तो देख लूंगा, भाई दोस्त को कैसे रेकमेंड करूंगा कि 1000 एपिसोड के लॉयल हो जाए। एग्जैक्टली भाई, तुम रेकमेंड करते हो और आगे से रिप्लाई आता है, भाई 1000 एपिसोड, तेरे पास इतने टाइम है। लाइक मेरे को लगता है कि एनिमे लवर्स को जो वन पीस देख रहे हैं उनको अपना टेस्ट जस्टिफाई करने के लिए एक अलग लेवल में पहुंचनी पड़ती है, एक अलग डिग्री का एक्सप्लेनेशन होता है वो। भाई लेकिन वन पीस फैंस की लॉयल्टी पे कोई डाउट नहीं है ना? करेक्ट। क्योंकि मेरे को अभी भी ध्यान है पहले इस समय जब हम दोनों मिले थे कि मैं आपको रेकमेंड कर रहा था कि भाई वन पीस देख लो। ओ हाँ, तूने ही मेरे को वन पीस रेकमेंड किया था। उस समय तो वो 1015 वाला एपिसोड आया था, मैं बोल रहा था देख लो, लेकिन तब भी आपका रिएक्शन यही था कि भाई 1000+ एपिसोड बहुत ज़्यादा है। मैं क्या अच्छा आप ये समझ पा रहे हो ना मैं क्यों बोल रहा था? नहीं, सच्ची में मैं भी थोड़ा सा तभी डरा हुआ था। तो एक्चुअली ये बात सही है, ठीक है। जब भी लोग सोचते हैं कि वन पीस स्टार्ट करेंगे, ये नंबर ऑफ एपिसोड्स या फिर रेकमेंड करना, ये बहुत डिफिकल्टी लाती है लाइक इन योर कॉन्वर्सेशंस। और इसका एक रियल सिनेरियो हम आपको दिखाने वाले हैं। इंडिया में कहीं पे एक रियल इंसिडेंट हुआ है और वो रियल इंसिडेंट आपको ये अगली वाली रील में देखेंगे, तो देखिए ये रील। और भाई क्या देख रहा है? वन पीस देख रहा हूँ यार। ये वही तो है जो 1000 एपिसोड वाला है। अरे तेरे को तो मैंने बोला था ना देखने के लिए, कब तक चालू नहीं किया सर? 1000 एपिसोड भाई कहाँ टाइम मिलेगा? हजार मत कर, इसको देखना तो चालू कर। देख सुन तू मेरे को बता दे भाई, तू सुन मेरा बात, पहले तू देखना चालू कर। अगर तेरे को पसंद नहीं आए तो आगे मत देखना, ठीक है? लेकिन तू चालू तो कर, 50 एपिसोड तो देख ले कम से कम। 50 भाई 50 भी बहुत होते हैं। एक काम कर, तू मेरे को बता दे स्टोरी, इससे बेटर, क्योंकि उसमें टाइम नहीं रहेगा देखने का। मतलब मैं स्टोरी बता दूं? पूरी बता। पक्का? पक्का। तो अभी एक दुनिया होती है, ठीक है? उसमें एक ओशन, समुंदर है। तो ये ऐसे करके एपिसोड स्टार्ट होता है। उसमें एक जहाज चल रही है, जहाज जो है वो मरीन की है, ठीक है? और मरीन के वहाँ पे 2 सेलर रहते हैं, ठीक है? वो लोग पानी में झाँक रहे होते हैं। अभी क्या होता है, पानी में उनको अचानक से एक बैरल तैरता हुआ दिखता है। बैरल पता है ना? हाँ, बैरल तैरता हुआ दिखता है। उस बैरल के अंदर है अपना मेन कैरेक्टर, लेकिन उसके बारे में उनको नहीं पता। उनको लगा इसमें खजाना है करके ये लोग उस बैरल को पानी से उठा लेते हैं, ठीक है? और उठाते से क्या होता है कि ये लूफी जो है बंदा, हाँ, ये उसके, लेकिन उसको ले जाके वो लोग सीधा किचन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? एंड आगे चल के उस जहाज पे एक अल्फिया नाम का एक तक है। One eternity later. और फिर लूफी घुसता है मरीन फोर्ट में। घुसते से देखते उसका भाई एस के बारे में बोला था ना, वो टोपी वाला, तो देखते हैं एस ऐसे जंजीर में बंधा हुआ ऐसे करके खड़ा है, और वहाँ पे बैठा अपने सामने व्हाइट बियर्ड पे बड़ा बड़ा मूंछ लेके ऐसे खड़ा है। अपना बच्चा पकड़ो, सारा दिन वन पीस करते रहते हैं। यार तेरी मम्मी मेरे को माँ ऐसा, मैंने रो मत मुन्ना, रो मत, ठीक है? तू आगे सुन। फिर क्या होता है, पीछे खड़े हैं 3 जनरल, ठीक है? 3 जनरल पीछे खड़े हैं और वहाँ से आता अकाइनू, ठीक है? वो कोशिश करता है अटैक करने का, ठीक है? Many months later. और ये जोनीशा जोनीशा जो है, ये एक बहुत बड़ा हाथी है, ठीक है? उस हाथी के पीठ पे एक पूरा गांव बसा हुआ है, ठीक है? और वो गांव पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो इंसान नहीं है, ठीक है? वो एक्चुअली में जानवर है, ठीक है? और वहां पे पहुंचती है अपना लूफी का क्रू, ठीक है? फिर वो लोग चालू करते हैं जुनिशा पे चढ़ना, ठीक है? ऐसे ऐसे जुनिशा पे वो लोग चढ़ते हैं ऊपर पूरा जाके। फिर जब ऊपर पहुंचता है तब उनको दिखता है गांव का एंट्रेंस। 2000 years later. और फिर ये जो लूफी है, लूफी गियर 5 पहुंच जाता है, 5, ठीक है? और पीछे से ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजना चालू होता है। मेरा फोन भाई, नया एपिसोड आ गया है।
तो देखो, सच बात तो ये है कि हमारे पास कोई रियल आंसर नहीं है कि इतना लंबा क्यों है, या फिर हमारे पास कोई लाइफ हैक भी नहीं है कि आप रेकमेंड कैसे करोगे वन पीस किसी को भी। हमारे पास क्या है? हमारे पास वो आंसर्स है जो अगर आप वन पीस देखना चालू करोगे तो आपकी इस जर्नी को हम इजी कर सकते हैं। और आज का डिस्कशंस इन्हीं के अराउंड है। वन पीस एनिमे में एक डिबेट फैंस के बीच में हमेशा होता रहता है कि डेविल फ्रूट्स जो उनको मिस्टीरियस पावर्स देती है वो उनसे स्विम करने का भी एबिलिटी छीन लेती है। तो मतलब सबसे बड़ा ब्लेसिंग और सबसे बड़ा कर्स एक पायरेट के लिए वो एक ही साथ मिलता है। लेकिन समझ में भी आता है कि ये डेविल फ्रूट के पीछे क्यों है, क्योंकि एक डेविल फ्रूट खाते ही तुम फायर बन जाते हो और लाइट स्पीड से दौड़ने लगते हो। बस सब चाहते हैं डेविल फ्रूट मिल जाए, लेकिन इन सब में से सबसे पावरफुल कौन सा है? आज हम करेंगे इजी डेविल फ्रूट्स का ब्रेकडाउन। पहले तो इनकी कैटेगरीज डिफाइन करेंगे, फिर बाद में इन्हें करेंगे रैंक एज टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट, और इसमें स्पॉयलर्स हैं तो बकल अप। तो डेविल फ्रूट के मेजर 3 कैटेगरीज होते हैं, पैरामेशिया, ज़ोआन और लोगिया टाइप्स। इनके सब वेरिएंट्स जो इनको यूनिक पावर्स देते हैं वो इनको स्पेशल बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, पैरामेशिया और द एबिलिटी फ्रूट्स। So Paramecia type fruits give you special powers like body manipulation, environment control और unique hacks. Example, Luffy's Gomu Gomu no Mi, या फिर Law's Ope Ope no Mi, या फिर Whitebeard's Gura Gura no Mi. पैरामीशिया की सबसे बड़ी पावर है उसकी इमेजिनेशन। जैसे लॉ का ओपे ओपे नोमी का रूम एक सर्जियम बैटरफील्ड है, और कथाकुरी का मोची लिटरली लोगिया टाइप बिहेव करता है। यानी तुम्हारी इमेजिनेशन जितनी अच्छी उतने तुम ओपी बन सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी व्हिच इज जोन, द एनिमल फ्रूट्स। तो जोन बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स यू इनटू एनिमल्स, इज एनहांस्ड स्ट्रेंथ, स्पीड एंड हीलिंग। इसके सब टाइप है एंशिएंट जो देते हैं आपको डायनासोर वाली वाइब, और फिर आते हैं मिथिकल जो आपको देते हैं गॉड लेवल वाइब, जैसे फीनिक्स, ड्रैगन, बुद्धा। तो जोन इज इक्वल टू प्योर रॉ पावर। वानो आर्क में इतने सारे विलेंस थे जो जोन टाइप फ्रूट यूजर थे, ऐसे डायनासोर्स थे वहां पे जो इतनी ड्यूरेबिलिटी रखते थे कि लूफी को भी उनको हराने में डिफिकल्टी हो रही थी। और मिथिकल जोन तो पूरे ब्रोकन है भाई, जैसे मार्को के फीनिक्स फ्लेम और काइडो का अजूर ड्रैगन, डिवाइन लेवल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, लोगिया, द एलिमेंटल काइंड ऑफ फ्रूट्स। So they basically turn your body into natural elements like fire, ice, light, magma, darkness. You become intangible, almost invincible unless RP is used. ये लोगिया टाइप फ्रूट यूजर्स लिटरली अनटचेबल होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल का सैंड, एनएल की लाइटिंग, या फिर किजारू का लाइट। अगर हाकी नहीं होता तो शायद इनको हम लिटरली मार भी नहीं। वो ध्यान है आपको जब सबोंडी आर्क में किजारू ने अकेले ही सारे सुपरनोवास की वाट लगा दी थी, तब समझ में आया कि लोगिया इज लिटरली चीट कोड। तो कैटेगरीज क्लियर है। पैरामेशियम इज इक्वल टू हैक्स एंड वर्सटैलिटी, जोन इज इक्वल टू रॉ एनिमल पावर, एंड लोगिया इज इक्वल टू एलिमेंटल कॉर्ड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द रियल डील, द टॉप 10 स्ट्रॉन्ग रैंक डेविल फ्रूट्स। At number 10, we have Law's Ope Ope no Mi. ट्रफाल्गर लॉ का फ्रूट सबसे अंडररेटेड और टेरिफाइंग दोनों है। उसके रूम में वो लिटरल गॉड बन जाता है, तुम्हारा हार्ट निकाल देगा, तुम्हें एक दूसरे बॉडी में स्वैप कर देगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और भाई सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, द पेरिनियल यूथ ऑपरेशन। इससे बंदा अपना लाइफ सैक्रिफाइस करके किसी को भी इमॉर्टल बना सकता है, और इसी चक्कर में वर्ल्ड गवर्नमेंट इस फ्रूट को सबसे ज्यादा प्राइसलेस मानती है। भाई ये मूवी इस वजह से इमॉर्टल तो नहीं है। जैसे लॉ ने डैमेज किया था बिग मॉम को शॉकविल से, वो इतना स्ट्रॉन्ग अटैक है कि वो पूरे इंटरनल ऑर्गन तोड़ देता है। मतलब एक ऐसा अटैक जो योंकोस तक को हिला दे। पक्का टॉप 10 डिजर्व। अगला, अब नंबर 9 पे है मागू मागू नो मी, अकाइनु का मैग्मा फ्रूट। अकाइनु का फ्रूट सिंपल लगता है, मैग्मा लोगिया, लेकिन ओडा ने कंफर्म किया है कि ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लोगिया है। मरीन पोर्ट में तो अकाइनो ने तबाही मचा दी। वो सीन्स ने प्रूव कर दिया कि ये फ्रूट केवल फायर नहीं, ये प्योर नेचुरल डिजास्टर है। और पंग हजार्ड के फायर वर्सेस आइस, आओकीजी वर्सेस अकाइनो, इनकी बैटल इतनी खतरनाक थी कि उस आइलैंड का तो क्लाइमेट ही चेंज कर डाला उन दोनों ने। प्योर फायर एंड आइस। करेक्ट। एक एडमिरल लेवल का बंदा
उसके हाथ में मोगु मोगु नो मी is equal to a world-ending weapon. Next is one of the biggest spoiler. हितो हितो नोमी मॉडल निका। भाई लूफी का फ्रूट तो पहले रबर लगता था, सब लोग हंसते थे उस पे, लेकिन बाद में रिवील हुआ ये एक्चुअली में मिथिकल जोन है सनबॉर्ड निका का। निका is the warrior of liberation. और गियर 5 में उसका पावर है फ्रीडम इटसेल्फ। इसमें वो रियलिटी को कार्टून की तरह बेंड कर काइडो जैसे योंगो को उसने लूनी टून्स के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ट्रोल किया। भाई मेरा फेवरेट सीन तो वो था जब लूफी ने टून फोर्स यूज करके काइडो को अपना एक जंपिंग लूप बना डाला। भाई उस सीन ने पूरी फाइट का टोन चेंज कर डाला। नंबर 7 पे है पिका पिका नो मी। पिका पिका नो मी एडमिरल किजारू का डेविल फ्रूट है लाइट लोगिया टाइप। मतलब तुम स्पीड ऑफ लाइट बन जाओ, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, लेजर बीम्स और एक रिफ्लेक्स जो किसी के पास नहीं। द बॉन्डी आर्क में उसने सुपरनोवास को सिंगल हैंडली डिस्ट्रॉय कर डाला था, और एगहेड आर्क में लूफी के KF5 में किजारू तब भी एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट की तरह रहा है। लोगिया टाइप में सबसे ब्रोकन फ्रूट है लाइट, और किजारू का काम डिमीनर और उसका काम पर्सनालिटी उसको और भी फॉर्मिडेबल बना देती। Now one of the dangerous fruit of the One Piece world, Yami Yami no Mi, Blackbeard Devil. Blackbeard का जो फ्रूट है वो बहुत यूनिक है। वो डार्कनेस लॉजिया है जो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी सबसे टेरिफाइंग एबिलिटी ये है कि वो दूसरे डेविल फ्रूट की पावर को नलिफाई कर लेता है। और इस वजह से ब्लैकबीयर्ड ने एस को कैप्चर किया और थोड़ा आगे चल के उसने व्हाइट बियर्ड का भी फ्रूट चुरा लिया। द ड्रॉबैक इज वो डैमेज डबल फील करता है, लेकिन पीच को इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। His greed motivates him and that is the only force that drives him. और नंबर 5 पे हमारा अगला फ्रूट है तोरी तोरी नो मी, मॉडल फीनिक्स। मार्को का मिथिकल जोन फीनिक्स ये सिर्फ फ्लाइट नहीं बाकी फ्लेम्स ऑफ रीजनरेशन भी देता है। मतलब बंदा फाइट करते करते हीरो हो जाता है। मरीन फोर्ट में तो उसने एडमिरल्स को पूरे डिले कर दिया, और वानो में वो किंग और क्वीन दोनों के साथ लगाया। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज निकी निकी नो मी, कुमास फ्रूट। कुमा का फ्रूट अंडररेटेड है, वो जो भी टच करेगा उसे रिपेल कर देगा, अटैक्स, लोग, इमोशन और पेन भी। साबाउडी में उसने सारे स्ट्रॉ हैट कैरेक्टर्स को सेफली अक्रॉस द वर्ल्ड टेलीपोर्ट कर दिया। और वन पीस का सबसे इमोशनल सीन वो जोरो का नथिंग हैपेंड। दिस ऑल इज थैंक्स टू कुमा। नाउ द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट मोची मोची नो मी। मोची मोची नो मी काताकुरी का स्पेशल पैरामेशिया है जो बिहेव करता है लोगिया जैसे। एज मोची इज वर्सेटाइल, उसके अवेकनिंग में वो पूरा बैटलफील्ड अपने कंट्रोल में ले आता है। काताकुरी और लूफी की जो फाइट थी होल के कार्ड के एंड में वो हाईलाइट बन गई थी, और उसका फ्यूचर साइड प्लस मोची कंट्रोल अनबीटेबल कॉम्बो था। काताकुरी शोड कि फ्रूट की मास्टरी ही उसे गॉड टियर बनाती है। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रूट, गुरा गुरा नो मी, व्हाइट बियर्ड डेविल फ्रूट। व्हाइट बियर्ड का कोई फ्रूट तो भाई नेक्स्ट लेवल था, उसके एक पन से ही टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती थी। और मरीन पोर्ट में उसने जैसे अपना स्टाफ ग्राउंड पे रखा, पूरा मरीन का हेडक्वार्टर्स हिल गया। ओडा ने कंफर्म किया कि गुरा गुरा नो मी कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, और अभी वो ब्लैकबियर्ड के पास है। दैट मेक्स इट इवन मोर डेंजरस। दिस ब्रिंग्स अस टू द नंबर 1 नेम ऑन द कैटेगरी, although it's a cheat fruit because it's not one. It's combination of Yami and Gura, which is now possessed by Blackbeard. Final spot obviously जाता है Blackbeard के combo पे, darkness plus quakes. एक तरफ वो तुम्हें absorb कर लेगा और दूसरी तरफ पूरा world तोड़ देगा। इस कॉम्बो की वजह से वो एक एंड गेम विलन बन गया है। भाई वो तो अभी भी और डेविल फ्रूट के पीछे भाग रहा है, जैसे बोआ हैंकॉक के डेविल फ्रूट के पीछे। और इमेजिन करो अगर उसे एक और डेविल फ्रूट मिल गया, वो अनस्टॉपेबल बन सकता है। तो कैटेगरीज और डेविल फ्रूट के बारे में जान के एक बात तो क्लियर हो गया कि डेविल फ्रूट एक सिर्फ नॉर्मल पावर अप नहीं है। दिस इज ओडाज वे ऑफ शोइंग दैट इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। और तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट डेविल फ्रूट कौन सा है, या फिर ब्लैक बियर्ड की तरह तुम्हें भी एक कॉम्बिनेशन चाहिए? तो ये था हमारा छोटा सा ब्रेकडाउन वन पीस के इस एपिक से वर्ल्ड का जो मिस्ट्री से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम आज लेके आए हैं एक और रिकमेंडेशन का लिस्ट।
ऑफ सम किलर एनिमीज, क्योंकि हमको पता है कि आप स्क्रॉल करते करते थक जाते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि मेन स्ट्रीम में क्या देखना है, या इसेकाई में क्या देखना है, या रोमांस में क्या देखना है, या फिर हिडन जेम्स कौन सी है। तो दिस इज अनदर सच लिस्ट। तो रेडी हो जाइए और देखिए आपके मूड के हिसाब से द परफेक्ट कॉम्बोज। हाँ भाई, पिछले एपिसोड के रिस्पॉन्स से लगा तुम लोगों को और चाहिए, तो हम लाए 4 ऐसे एनिमे जो तुम्हारा दिमाग हिला देंगे। और याद रखो, इंडिया में एनिमे का क्रेज रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। और गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से डीमन स्लेयर का सर्च पिछले 3 साल में 500% इंक्रीज हुआ है। और नेटफ्लिक्स के 2024 के डेटा के हिसाब से दोरा दोरा रोमांस एनिमे जो है वो इंडिया के टॉप 5 रोमांस एनिमे लिस्ट में आता है। So buckle up and let's get on board with these recommendations. So without wasting any more time, the first one on the list is Demon Slayer, यानी किमेत्सु नो याइबा। Demon Slayer का माइल स्कोर है 8.5 प्लस और इंडिया के क्रंचीरोल स्टैट्स के हिसाब से ये टॉप 3 मोस्ट वॉच्ड एनिमे से एक है। और थिएटर में जब मुगेन ट्रेन रिलीज हुआ, भाई इंडिया के मल्टीप्लेक्सेस में भी एनिमे के लिए हाउसफुल हो गया था वो। Exactly, और इसका एनिमेशन स्टूडियो तो यूफोटेबल है, जिसने इसकी फाइट लेवल नेक्स्ट लेवल कर दिया है। दिस इज ज़ेनित्सुकी थंडर ब्रीथिंग और रिंगोकू वर्सेस अदासा। भाई ये फाइटिंग ऐसी लेवल की है जो बॉलीवुड को भी टक्कर दे देती है। प्लस इसका इमोशनल क्वेश्चन, तांजीरो का अपने बहन के लिए फाइट करना, लाइक साउंड्स वेरी इंडियन राइट, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, लाइक बहन के लिए कुछ भी। तो हमको कमेंट्स में बताइए कि आपका फेवरेट हाशिरा कौन है। Now let's move on to the second name, No Game No Life, an इसेकाई मास्टरपीस। अब तुम्हें ले चलते हैं एक ऐसे गेमिंग वर्ल्ड इसेकाई में जहाँ पे सब कुछ गेमिंग से डिसाइड होता है। इसकी ML रेटिंग अराउंड 8.1 है और इसका कलर पैलेट भाई एकदम एस्थेटिक है। ये एनिमे इंडिया में 2024 के गूगल सर्च ट्रेंड के हिसाब से टॉप 10 इसेकाई लिस्ट में था। कॉन्सेप्ट सिंपल है बट इट्स जीनियस। एक भाई और एक बहन दोनों अपने हर एक प्रॉब्लम का सलूशन गेम से सॉल्व करते हैं। अगर आप एक गेम एडिक्ट हो तो ये एनिमे आपको रिलेट करने वाली है। लेट मी गिव यू अ प्लॉट एनालिसिस। नो गेम नो लाइफ इज pretty much an epic, like one of our Indian epics, Mahabharata, where everything starts with a game. But now imagine अगर महाभारत में उसके आगे के सारे डिसीजंस भी गेम पे डिपेंड करते, उनके वॉर्स, उनके टेरिटरीज कॉन्कर करना, उनके रिसोर्सेज मिलना, हार क्या है, जीत क्या है, एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन अ गेम। नो गेम नो लाइफ डज एग्जैक्टली दैट। और शीरो का IQ भाई उसके सामने तो IITN भी फेल हो जाए। और तुम बताओ, क्या तुम इसका सीजन 2 चाहोगे? क्योंकि मैं तो वेट करके थक गया। नेक्स्ट इन द लाइन इज दोरा दोरा। रोमांस लवर्स, ये तुम्हारे लिए ये एक फील्स गुड एनिमे। इसका ML स्कोर 8+ है। ऑल्सो फन फैक्ट, नेटफ्लिक्स इंडिया पर ये वन ऑफ द मोस्ट बिंज रोमांस एनिमे है। अगर तुम्हें बॉलीवुड का जब भी मेट पसंद आया तो तोरा दोरा जरूर पसंद आएगा। मतलब टाइगर और यूजी का लव स्टोरी एकदम स्लो बर्न है। शुरुआत में इट इज फुल ऑन कॉमेडी और लास्ट की तरफ टीयरजर्कर मोड ऑन। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आखिर के कुछ एपिसोड्स में आप टिश्यू पेपर लेके ही बैठोगे। तो कमेंट पर लिखो कि आपको कौन सा पसंद है, स्लो बर्न रोमांस या फिर इंस्टा लव एनिमे। Next on our list is one of the most underrated anime, The Ancient Magus Bride. This anime has one of the most underrated art style and amazing character development. इसकी ML rating around 7.9 और इंडिया में ये underrated है, पर वर्ल्ड लेवल पर ये मैजिकल रियलिज्म का मास्टरपीस है। अगर तुम्हें फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बो चाहिए, ये जरूर देखो। नाउ द इंडियन एनालॉजी, ये एनिमे पूरा का पूरा पंचतंत्र की स्टोरीज की तरह है, थोड़ा डार्क, थोड़ा मैजिकल और फुल ऑफ लाइफ लेसन्स। और इसका एनिमेशन क्योटो एनिमेशन लेवल की। तो भाई आज के एनिमलिस्ट फिर से रिकैप करते हैं। जरूर। मेन स्ट्रीम, डीमन स्लेयर, इसेकाई, नो गेम नो लाइफ, रोमांस, टोरा दोरा, हिडन जेम, द एंशिएंट मेगस ब्राइड। और एक रिमाइंडर, इंडिया में एनिमे का क्रेज हर महीने डबल हो रही है और आप उस रेवोल्यूशन का हिस्सा हो। So it's time to feel proud, otakus.
तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन सबसे पहले पूरे के पूरे एनिमेटेड इंडिया टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली हम लाए हैं आपके लिए एक धमाकेदार शोजो की लिस्ट। तो भाइयों, शोजो सुनते से ही हमारे दिमाग में क्या आता है? पिंक फिल्टर्स, मेलोड्रामा, एंडलेस टीयर्स। लेकिन आज हम ये स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए आए हैं कि शोजो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, उसका ऑडियंस बहुत बड़ा है। हाँ भाई, पहले मैं भी यही सोचता था, शोजो का मतलब एक रोमांटिक मश। फिर मैंने ये शोज देखे और मेरी तो भैया पूरी दुनिया ही बदल गई। मेरे को लगा था ये शोज तो भाई हर एक के लिए बने हैं, बल्कि हर एक को देखना चाहिए ये शोज। तो आज हम ऐसे 3 शोज लेके आए हैं जो आपका परसेप्शन ही बदल देगा। एक में मिलेगा एक्शन और लीडरशिप, दूसरे में इमोशन और हीलिंग, और तीसरे में कॉमेडी और सटायर। इनके नाम तो अभी थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन तब तक तुम ये समझ लो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम तुम्हारे शोजो एनिमे का डेफिनेशन चेंज कर डालेंगे। टाइम फॉर क्विक स्टार्ट ड्रॉप। इंडिया में एनिमे का मार्केट 2024 तक हंड्रेड्स ऑफ मिलियन यूएसडी पहुंच चुका है और इसका एवरेज ग्रोथ रेट हर ईयर डबल डिजिट्स में बढ़ रहा है। सो द डिमांड ऑफ इमोशन एंड कैरेक्टर ड्रिवन एनिमे लाइक रोमांस एंड स्लाइस ऑफ लाइफ इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ओवर हियर। क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स ने इंडिया में लोकल रिलीज भी कर रखे हैं और इसके इंडियन डब्स भी आ रहे हैं, यानी बैरियर फॉर एंट्री इज ऑलमोस्ट जीरो। शोजो असल में डेमोग्राफिक लेवल है जिसका टारगेट ऑडियंस होता है टीनेज गर्ल्स, लेकिन इसका थीम है लव, ग्रोथ, ट्रॉमा, आइडेंटिटी, हीलिंग। बेसिकली वो सारे इमोशंस जो सबके लिए यूनिवर्सल है। एग्जैक्टली, चाहे तुम एक्शन फैन हो या फैंटेसी लवर, शोजो तुम्हें इमोशनली कनेक्ट कर देगा। इसमें बैटल्स तो कम होती है लेकिन फील्स भर के हैं। फर्स्ट ऑन द लिस्ट है अकात्सुकी नो योना, एकेए योना ऑफ द डॉन। स्टोरी बड़ी सिंपल है, ये एक सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। एक स्लो बर्निंग टाइप, एक ऐसी प्रिंसेस है जो एक दिन सब कुछ खो देती है, और फिर उस पर कुछ चारा नहीं बनता तो वो एक वॉरियर बन जाती है, लेकिन उसके साथ है उसका एक लॉयल प्रोटेक्टर, एक एंशिएंट प्रोफेसी और एक लेजेंड लेवल कैरेक्टर ग्रोथ। और ये शो हमें ये भी बताया कि लीडरशिप सिर्फ पावर नहीं, एम्पैथी भी होती है। इसके पॉलिटिकल अंडरटोन्स और मैच्योर थिंग्स इसे प्योर फैंटेसी से ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है। क्विक फैक्ट्स, इसका मैल स्कोर है 8.0, मांगा सर्कुलेशन 15 मिलियन कॉपीज एज ऑफ मिड 2024 और एनालिस्ट एवरेज इज रफली 80%। एक शो जो करेज और डेस्टिनी दोनों के बारे में, और ऑनेस्टली इसमें जेंडर मैटर भी नहीं करता। क्या तुमने कभी एक ऐसा एनिमे देखा है जहाँ एक शेल्टर्ड कैरेक्टर लीडर बन गया हो, वो भी टॉप लेवल का? अगर देखा है तो कमेंट करना मत भूलना। And the next on our list is the rebooted version of Fruits Basket. ये केवल एक एनिमे नहीं है, एक इमोशनल थेरेपी सेशन है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स के जो ट्रॉमा है वो इतने रियल है कि कभी कभार तुम इसे अपनी असली लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। फैमिली कर्स, लॉस, एक्सेप्टेंस और फिर हीलिंग। ये शो तुम्हें रुलाएगा भी और हील भी करेगा। शोजो का ट्रू आर्ट फॉर्म यही है, इमोशंस को स्पिरिचुअल लेवल तक ले जाना। नाउ इट्स टाइम फॉर सम स्टैट्स। इसका मैल स्कोर है 8.65, एडेप्टेशन 2019 to 2021 कंप्लीट मांगा आर्क। इसका ग्लोबल रेटिंग है 9 out of 10 एवरेज। And finally on our list, the OG shoujo anime, Ouran High School Host Club. ये एनिमे तो भाई कॉमेडी का ओवरलोड है, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये एक एलीट स्कूल है जहाँ पे कुछ लड़कों ने अपना एक होस्ट क्लब बना रखा है। अब आप सोचोगे इसमें क्या फनी है? हमारी जो मेन कैरेक्टर है ना, वो गलती से इस ग्रुप में आ गई है, और सीक्रेट मालूम है क्या है? वो एक्चुअली लड़की की तरह नहीं, वो लड़के की तरह उस ग्रुप में जा रही है। ओके। और भाई सरफेस के नीचे ये एक सोशल सटायर भी है, क्योंकि इसमें है क्लास डिवाइड, जेंडर आइडेंटिटी और परफॉर्मेटिव रोमांस पे एक शार्प कमेंट्री। एक शो जो अपनी ही जॉनर को रोस्ट करता है
and still it wins hearts. इसका ML score है 8.15, manga sells more than 13 million copies, and analyst average is approximately 78%. अब तुम बताओ इस पूरे होस्ट क्लब में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? कमेंट्स में लिखना मत भूलना। तो रियल ह्यूमन कनेक्शंस, वल्नरेबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब आपको सिर्फ शोजो में ही मिलते हैं। बस शोजो का स्टीरियोटाइप तो ये है कि ये केवल लड़कियों का जॉनर है, जो बिल्कुल मेरे को गलत लगता है। और असलियत में शोजो इज एक्चुअली ह्यूमन इमोशन जो सबको कनेक्ट कर देता है। और कभी कभार तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि शोजो जो एनिमे है इस शोनेन से भी ज्यादा हेवी हिट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कभी कभी क्या आपको लगता है कि सीरीज 500 एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया? हाँ भाई, कुछ शॉर्ट, इम्पैक्टफुल और कंप्लीट सा चाहिए होता है कभी कभार। करेक्ट। तो आप रिलैक्स करिए क्योंकि आज हम लेके आए हैं 3 ऐसे एनिमे मूवीज जो बिगिनर्स के लिए बहुत सही है। इसका जर्नी शॉर्ट है लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट इज गारंटीड। मेरी फर्स्ट एनिमे मूवी ने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, और क्या पता ये लिस्ट आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्ट बन जाए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट नेम, योर नेम। योर नेम वाज डायरेक्टेड बाय नन अदर देन मकोतो शिंकाई एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय कॉमिक्स वेव फिल्म। इसका रन टाइम है अराउंड 106 मिनट, और ये ऐसा एनिमे है जिसने एनिमे को वर्ल्ड वाइड पे फेमस कर दिया। इसका ML स्कोर अराउंड 8.8 है और IMDb ने भी 8.4 की रेटिंग दे रखी है। इट वॉज रिलीज अराउंड 2016। भाई ये स्टोरी लाइट हार्टेड लगती है। पहले तो एक लड़का लड़की की बॉडी स्वैप की स्टोरी, फिर पता चलता है इनका एक कनेक्शन जो है वो एक कॉस्मिक डेस्टिनी है अक्रॉस द स्पेस एंड टाइम। इसकी इमोशनल जर्नी भी मस्त है। लव स्टोरी जो एक दूसरे से दूर रह के भी कनेक्टेड है। ट्विस्ट जब रिवील होता है तब शॉक में आ जाते हैं। एंड इट्स आइकॉनिक डायलॉग्स मेड अ मूव इन द सिनेमा, लाइक आई एम ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग और फॉर समवन। और लास्ट सीन जब वो दोनों मिलते हैं और कहते हैं योर नेम, भाई उस टाइम में हर एक फैन का दिल रुक गया था। ये मूवी बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसमें जो इमोशंस है वो यूनिवर्सल है। अगला नाम इस लिस्ट में है स्पिरिटेड अवे, सेंतो चिहिरो नो कामिकाकुशी। This timeless classic is directed by Hayao Miyazaki and produced by Studio Ghibli. इसका रन टाइम है 125 मिनट्स और ये वो मूवी है जिसको बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर मिला। स्पिरिटेड अवे का ML स्कोर है 8.8 और IMDb ने इसको 8.6 की रेटिंग दे रखी है। द मूवी वॉज रिलीज्ड इन द ईयर 2001। इस मूवी में एक छोटी सी लड़की, इसका नाम है चिहिरो, वो एक मिस्टीरियस सा वर्ल्ड में फंस जाते हैं जब उसकी पेरेंट्स पिग्स बन जाते हैं और उसका एक जर्नी एक बाथ हाउस से स्टार्ट होता है। एंड दिस एंटायर मूवी इज फुल ऑफ गॉड्स, विचेस एंड ड्रैगन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमोशनल जर्नी। चाइल्ड लाइक इनोसेंस, करेज एंड मैच्योरिटी। स्टोरी हर एज के इंसान के लिए रेलेवेंट है। गिबली विजुअल्स इज इक्वल टू प्योर मैजिक। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स, जैसे ज़ेनिबा का वंस यू हैव मेट समवन यू नेवर रियली फॉरगेट देम, it just takes a while for your memory to return। या फिर चिहिरो का कोट, I finally get a bouquet and it's goodbye gift, that's depressing। मुझे तो लगा था ये एक फैंटेसी स्टोरी है, बट असलियत में ये एक कैरेक्टर डेवलपमेंट टाइप स्टोरी निकली। हीरो एक छोटी बच्ची से एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर बन जाती है। ये एनिमे बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है बिकॉज इट इज एनिमेटेड बाय स्टूडियो गिबली व्हिच टेक देयर आर्ट टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज अ साइलेंट वॉइस, कोई नो कताची। थर्ड पिक थोड़ा अंडररेटेड है पर पावरफुल। इट वाज डायरेक्टेड बाय नाओको यामादा, प्रोड्यूस्ड बाय क्योतो एनिमेशन। इसका रन टाइम है अराउंड 130 मिनट। अगर आपको लगता है एनिमे सिर्फ फैंटेसी है, ये आपको रियलिटी चेक देगी। इसका ML स्कोर अराउंड 8.9 है और IMDb ने इसे 8.1 दिया है। इट वाज रिलीज्ड अराउंड 2016। ये कहानी बहुत सिंपल लगती है। पहले शोको और शोया की स्टोरी। शोको डेफ है और शोया उसे बहुत बुली करता था बचपन में। ये एनिमे जापान का एक डार्क बुलिंग कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और जब शोया बड़ा हो जाता है उसको अपने इसी एक्शंस पे रिग्रेट होता है और वो इसी गिल्ट में रहता है और बाद में जब उसे मौका मिलता है अपनी इन्हीं गलतियों को सुधारने का, वो पीछे नहीं हटता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमोशनल जर्नी ऑफ दिस एनिमे। इसमें दोस्ती, गिल्ट, फॉरगिवनेस और रिडेम्पशन है। ये मूवी आपके अपने चॉइसेस और अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करती है। हर पॉज, हर साइलेंस एक डायलॉग बन जाता है
और इस एनिमे का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लाइंस, प्लीज गॉड गिव मी जस्ट वन मोर आउंस ऑफ स्ट्रेंथ, आई वोंट रन फ्रॉम थिंग्स आई डोंट लाइक एनी मोर, स्टार्टिंग टुमारो आई लुक एवरीवन इन द फेस। एक्चुअली बिगिनर्स के लिए ये एनीमे बहुत सही है, क्योंकि इसमें फैंटेसी नहीं रियलिटी है, ऐसे इमोशंस जो हर इंसान समझ सकता है। तो आप चाहे एनीमे फैन हो या ना हो, ये फिल्म आपको हर्ट भी करेगी और हील भी। तो सवाल ये है कि आपका पहला एनिमेटेड मूवी कौन सा था? योर नेम, स्पिरिटेड अवे, अ साइलेंट वॉइस या कुछ और? एनीमे एक आर्ट फॉर्म है जहाँ पे हंसी भी होती है, दोस्ती भी होते हैं, और ऐसे भी कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपका दिल तोड़ देते हैं, जैसे डेथ्स। और ये डेथ्स सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं होता, ये वो मोमेंट्स है जो फैंस की जिंदगी भर के लिए एक मेमोरी बन जाती है। मुझे लगता है हर एक ओताकू एक ऐसे मोमेंट से गुजरा है जहां उनका फेवरेट कैरेक्टर गिरा है और वहां पे वो अपने आंसू रोक भी नहीं पाए। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी डेथ सीन्स की जिसने पूरे दुनिया भर के लोगों को रुलाया है। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट ऑन द लिस्ट, जिराया सेंसे फ्रॉम नारुतो शिपुडेन। जब नारुतो में जिराया का एंट्री हुआ, ही एंटर्ड एज द परवी सेज। पहले कैरेक्टर बड़ा फनी लगता था, बट धीरे धीरे सारे फैंस को पता चला कि जिराया एक्चुअली नारुतो के लिए क्या था। एक फ्रेंड, एक टीचर, एक फादर फिगर, ये सारे कैरेक्टर्स एक ही बंदे के अंदर था। तो चलिए थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं जिराया सेंसे के कैरेक्टर पे। जिराया का रोल था नारुतो को रासेंगान सिखाना और उसको अपने डीमंस का सामना करना सिखाना और उसके अंदर एक निंजा का स्पिरिट जगाना। लास्ट सीन में जब वो अपनी किताब पे अपना लास्ट चैप्टर लिखता है, उनका एग्जैक्ट वर्ड्स था, द टेल ऑफ जिराया द गैलेंट, नाउ इट विल एंड अ बिट बेटर, आई होप द फाइनल चैप्टर, आई विल कॉल इट frog at the bottom of the well drifts off into the great ocean, just barely glorious but glorious indeed. Now I suppose it's about time I put down my pen. उस वक्त तो ऐसा लगा कि नारुतो ने अपना पिता खो दिया और हम फैंस ने ऐसा मेंटोर खो दिया जिसके लाइफ लेसन्स केवल नारुतो तक सीमित नहीं थे। द नेक्स्ट नेम इन आवर लिस्ट इज द हॉटेस्ट कैरेक्टर एवर, प्रोटैगनिस्ट द एस। नेक्स्ट है एस, मरीन पोर्ट का वो आर्क, एक ऐसा मोमेंट जहां पूरा वन पीस का फैंडम फ्रीज हो चुका था। तो अब हम इस कैरेक्टर के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं। एस के थ्रू मिला एक ब्रदरहुड जो एनिमे में रेयर है, और जब उसने अपने भाई और नाकामा को वो लास्ट वर्ड्स दिए, इट ब्रोक मिलियंस। ओल्ड मैन, एवरीवन एंड यू लूफी, even though I have been good for nothing my whole life, even though I have the blood of a demon within me, you guys still love me. Thank you so much. करेक्ट बोला भाई। और इसी वक्त हम लोगों ने ये भी समझा कि वन पीस सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, दिस स्टोरी इज आल्सो अबाउट फैमिली बॉन्ड्स एंड ब्रदरहुड। एस की डेथ ने लूफी को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब नंबर 3 में आता है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का माइस ह्यूज। माइस ह्यूज एक चीयरफुल कैरेक्टर था, एक सोल्जर जो अपने कॉमरेड्स को हमेशा अपनी बेटी का फोटो शो ऑफ करता रहता है। पैरेलली ही वाज अ सोल्जर विद अ गोल्डन हार्ट। चलिए लेट्स डू अ बिट ऑफ डीप डाइव इनटू दिस कैरेक्टर। ह्यूज एक मॉरल एंकर था एल्रिक ब्रदर्स के लिए। उसके सडन डेथ ने फैंस को शॉक कर दिया और उसके लास्ट वर्ड्स ने तो सबका दिल तोड़ दिया जब वो बोलता है, एलिसिया, ग्रेसिया, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक आई कैन कीप माय प्रॉमिस। वो लाइन ने तो दिल तोड़ दिया था। और जब उसकी बेटी फ्यूनरल में रोई थी, तब एनिमे ने हमें लाइफ की सबसे क्रूअल सच्चाई दिखाई थी कि अच्छे लोग हमेशा सबसे पहले चले जाते हैं। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज कामिना फ्रॉम टेंगन तोप्पा गुरन लगान, वन ऑफ द मैनलीस्ट एंड द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर। कामिना एक ऐसा बंदा था जो केवल लीडर नहीं था बल्कि अपने भाई के लिए पूरा यूनिवर्स था। तो अब हम इस कैरेक्टर के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं। कामिना का रोल एक मेंटोर, ओल्ड स्पिरिट जो पूरे शो का कोर था। और जब वो अपने भाई को अपने लास्ट फेयरवेल वर्ड देता है, इट वाज शॉर्ट बट इट शैटर्ड एवरीवन एंड इट वाज लेटर बर्डी। एक छोटी सी लाइन, लेकिन उसमें वो दोस्ती और भरोसा था जो साइमन के लाइफ के लिए एक इटर्नल फ्लेम बन गया। कामिना मर गया लेकिन इसकी रूह कहीं नहीं गई। और अब आखिरी एंट्री इस लिस्ट में, काउरी फ्रॉम योर लाई इन अप्रैल। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने बीमारी के बावजूद अपने पूरे ग्रुप के लिए एक सनशाइन थी। लेट्स डू अ बिट ऑफ डीप डाइव इनटू दिस कैरेक्टर। काउरी का 2 रोल था, एक उसे को वापस अपनी जिंदगी से कनेक्ट करना और उसको पियानो से जोड़ना। और अंत में जब वो चली गई, उसका वर्ड एक लेटर में हमेशा के लिए अमर हो गया, which was I love you, I'm glad I met you and thank you.
भाई मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मैं सबसे ज्यादा तब रोया जब लेटर पढ़ा जा रहा था। हर वर्ड एक सिंफनी थी और ये हर एक टाइम के लिए एक ऐसा गुड बाय बन गया जो कभी कंप्लीट नहीं लगता। और ये इतना इम्पैक्टफुल था कि हर अप्रैल के दिन ऐसा लगता है सब रीवॉच करके अपने रोने का समय बना रहे हैं। तो अब सवाल आपके लिए है कि आपको कौन सा डेथ सबसे इंपैक्टफुल लगा, जिराया, एस, ह्यूज, कामिना, काउरी या कोई और? कमेंट्स में अपना सबसे सैडेस्ट मोमेंट ऐड करो। क्या पता आपका सजेशन इसके पार्ट 2 में आ जाए, क्योंकि एनिमे में डेथ की लिस्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तो आज हमने ये देखा कि कैसे ये एनिमे कैरेक्टर्स अपने लास्ट वर्ड के जरिए अपने फैंस के दिल में हमेशा के लिए अमर हो जाते। एनिमे हमें सिखाता है कि लॉस के बाद भी वो प्यार और यादें हमेशा रहती हैं, और शायद इसलिए ये मोमेंट्स हमारे साथ हमेशा रह जाते हैं। लाइट्स ऑन किया? क्या कर रहा है भाई? अरे भाई, आज की लिस्ट के लिए जो 10 बैंगर्स निकाले हैं ना, उन्हें ही सुन रहा हूं मैं। दिखा? तेरे अरे सही है भाई। भाई ये बात तो सही है, एनिमे फैंस का सही पहचान उनके प्लेलिस्ट से आती है। अगर तुम्हारे प्लेलिस्ट में ब्लू बर्ड या फिर अनरावल जैसे एनिमे के ओपनिंग्स नहीं है, तो बेसिकली यू आर जस्ट वॉचिंग एपिसोड्स, यू आर नॉट लिविंग इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे ही ओपनिंग बजती है तो भाई सबका दिल बोलता है लेट्स गो। तो आज के एपिसोड में हम लाएंगे टॉप 10 ऐसी एनिमे ओपनिंग जो केवल नॉस्टैल्जिया नहीं, गूज़बम्प्स गारंटीड है। So number 10 on our list is again from Full Metal Alchemist Brotherhood. This opening song was released in the year 2009. It ran between the anime episodes from 1 to 14. The singer of this song is Yui, who is a solo artist, played for Sony Japan. The genre of this song is J-rock and emotional resurgence. It has won the number 1 position in Oricon Singles chart in 2009. The global ratings is 8.8 out of 10 in the Anime Music Quiz OP Index. भाई यूवी का आवाज सुनकर लगता है जैसे सनलाइट ग्लास तोड़ के विंडो से अंदर आ रहा हो। It's a perfect theme for both Ed and Al. The lyrics of this song fits the theme for second chances. If only I could turn back time. इस ओपनिंग ने फुल मेटल अल्केमिस्ट को रिबर्थ की आइडेंटिटी दी। The next opening on our list is The World from Death Note. The song is from the year 2006. It ran between the episodes of 1 to 19. The band is The Nightmare, the Visual Kei J-Rock band. The impact was dark visual mirrors, light versus air duality. The rating of this song is 8.7 out of 10 from Fan Music Ratings in 2023. इसके lyrics We Are the Darkness in the World कीरा का थीम सॉन्ग लगता है, और नाइटमेयर का गॉथिक टोन प्योर जीनियस। भाई जब लाइट का स्मर्क इस बीट पे सिंक होता है, इंस्टेंट चिल्स। और इस ओपनिंग के बाद 2006 में जापानीज रॉक का सर्च YouTube पे 300% इंक्रीज हो गया। Now, number 8 on our list is Silhouette from Naruto Shippuden. This opening was released in the year 2014 and it ran between the episode numbers 380 to 405. The band who sang this song was Kanabone and it won the RIAJ Gold Award on the year 2015. The views crossed 260 million on YouTube and it's rated at 9.1 out of 10 in the 7th Global Anime Music Quiz. तो शिपुडेन का इमोशनल क्रिसेंडो और इन स्काई नारुतो वर्सेस पास्ट मेमोरीज सिल्हूएट ट्रांजिशंस। ऐसे लगता है जैसे कि आपको क्लोजर मिल गया। कानाबोन का एनर्जी एंथम बन गया फॉर ग्रोथ एंड फेयरवेल। हर फैन के लिस्ट में आपको ये गाना जरूर मिलेगा। Next on our list is The Colors from one of the greatest anime ever, Code Geass Lelouch of the Rebellion. This song was released in year 2006. It ran between the episodes from 1 to 12 and the band was Flow, the J-rock duo Take and Koshi. It also peaked at the Oricon chart at number 2. It was also used for the Geass merch ads. It was also rated at 8.6 out of 10 from Anime Music Quiz. The trumpet intro was enough to shout out Zero और Flow ने Code Geass में Rebel Vibe डाल दी। Monarchy versus Revolution visuals equals to pure symbolism. लेलूश के मास फ्लैश के साथ बीट ड्रॉप legendary movement. So the next one on our list is My Dearest from The Guilty Crown.
This opening song was released in the year 2011. It ran between the anime episodes of 1 and 11. The band is Supercell. Producer is Rio, featuring Koeda on vocals. Genre is symphonic pop rock. Awards: Japan Record Award nominee for the year 2012 and the number 22nd anime music quiz rated it 8.9 out of 10. The lyrics: Please don't let me go. पोस्ट डिजास्टर जापान का पेन और होप एक ही लाइन में डिपिक्ट करता है. सुपरसेल की सिनेमैटिक अरेंजमेंट और कोएडा का एंजेलिक वॉइस इज इक्वल टू इमोशनल डेटोनेशन. ये ओपनिंग ह्यूमैनिटी के लिए एक ट्रैजिक लव लेटर जैसा लगता है. The next opening is from my favorite artist, Gurenge by Demon Slayer. This song was released in the year 2019 and it ran between the episodes from 1 to 26. The singer was Lisa and it won the Japanese Record Award for Excellence in 2020 and it also hit the number 1 position in Billboard of Japan Hot 100 and it has more than 400 million plus streams on Spotify. It was also rated 9.4 out of 10 on Japanese Spotify Top 10. Lisa ने mainstream के barrier तोड़ दिए and Gorenge is the definition of fire spirit. From Tanjiro's determination to Nezuko's calmness, each beat burns and it was the pandemic era's anthem. Also, you can only define this song in one word: unstoppable. So next one on our list is Bluebird from Naruto Shippuden. This opening was released in the year 2008 and it ran between the anime episodes of 54 and 77. The name of the band is Ikimono Gakari. It's a J-pop trio. It has won the RIAJ Gold Awards in the year 2008. It has received more than 500 million views and in the ML Music poll, it has been ranked the number 1 nostalgia and rated at 9.5 out of 10. So if you remember, Naruto running towards Sasuke, Open Blue Sky, and Ikimono Gakari singing Aoi Aoi Anno Sora. ये हर एक फैन के डीएनए में बसा हुआ है. Pop rock melody plus childhood dreams is equal to pure emotions, the ultimate nostalgia trip. Next on our list is Unravel from Tokyo Ghoul. This song was released in the year 2014 and it ran between the episodes 1 and 12. The singer was TK from the band Link Society Seeger. Awards was Billboard Japan Hot Animation number 1 in 2014. The impact was TikTok revival in 2020 and more than 1000 plus AMVs on this song. It was rated at 9.6 out of 10 on Spotify and YouTube Index. TK का falsetto voice shattered glass की तरह है. Beautiful yet painful. The lyrics of this song, Can You Tell Me Who I Am, existential anthem बन गया था और गिटार बिल्ड प्लस स्क्रीन एकदम इमोशनल कोलैप्स हो गया और ये सॉन्ग टोक्यो गुल की आइडेंटिटी बन चुकी है. Next on our list is Guren no Yumiya from Attack on Titan Season 1. This song was released in the year 2013 and it ran between the anime episodes of 1 and 13. The band was called Linked Horizon and it won the Animation Kobe Theme Song Award in the year 2013. It has crossed more than 700 million views on YouTube and it ranked number 3 on the Billboard Japan all-time and it was rated at 9.7 out of 10. The Latin choir, German chants और march drums ये सिर्फ एक ओपनिंग नहीं, ये एक बैटल क्राई. लिंक्ड हॉराइजन ने लिटरली इस सॉन्ग को एक वॉर का एंथम बना दिया. And finally, the number 1 on our list is A Cruel Angel Thesis by Neon Genesis Evangelion. This song was released in the year 1995 and it ran between the episodes of 1 to 26. The singer was none other than Yoko Takahashi. It also won the award for the Gold Disc Award for Animation Song in 1996. It became Japan's number 1 karaoke anime song for 15 years. It also got a rating of 9.8 out of 10 from NHK Best Anime Song of 2022. This is the origin of all anime opening. Upbeat tempo, existential lyrics, and the neon aesthetics. ये योको तकाहाशी की आवाज एकदम टाइमलेस क्लासिक है. हर जनरेशन के एनिमे के फैन के लिए ये एक रिचुअल बन चुका है. द एंथम ऑफ एटर्निटी.
तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले कुछ ओवररेटेड एनिमेस की। तो सबसे पहला एक वार्निंग, आज हम पैर रखने वाले हैं कुछ फैंडोम्स की फीलिंग्स पर, और अगर ये आने वाली लिस्ट आपको लगती है कि वो उनके ईरा की सबसे बड़ी मास्टरपीस थी, तो कृपया ये एपिसोड म्यूट पे देखें। भाई ओवररेटेड का मतलब बुरा नहीं होता, ओवररेटेड डजंट मीन बैड एट ऑल, पर कभी कभी हाइप इतनी बढ़ जाती है कि स्टोरी भी बिना ऑक्सीजन के चलती है। एनिमे का बेस होना चाहिए स्टोरी लाइन और एदा पेज टेक behind the animation itself. If either of them goes missing, it's not an A+ anime for the time or the era. तो आज हम लाए हैं ऐसे 5 एनिमे जिसको फैंस ने तो आसमान में भेज दिया, लेकिन हम आज उन्हें एक रियलिटी चेक देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे इस पार्ट 1 का पहला नाम से। पहला नाम सुन के तुम शॉक मत हो जाना, क्योंकि ये हमारी रिकमेंडेशन थी। फर्स्ट इज डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा। हाँ, हम दोनों ने ही रेकमेंड करा था डीमन स्लेयर तुमको, और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी हम तुम्हें यह बताएंगे कि ये ओवररेटेड क्यों है। पहला, एनिमेशन 10 आउट ऑफ 10, लेकिन स्टोरी इसकी मैक्सिमम 6.5 या 7 है। ओरिजिनल मटेरियल जो इसकी मांगा थी वो बहुत फ्लैट थी। यूफोटोएबल ने इसको लिटरली हॉस्पिटल से उठा के ओलंपिक्स में दौड़ाया है। ऑथर owes his life to Ufotable for saving this plot, because अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो खुद जाके पढ़ लो, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो ये थी हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं। सो दे कॉलिंग इट एन आई कैंडी अराउंड अ थिन प्लॉट। हर आर्क में आपको सेम टेम्पलेट मिलेगा, ट्रैजिक बैक स्टोरी, ट्रेनिंग, बॉस फाइट, इमोशनल फ्लैशबैक एंड रिपीट। भाई एक दो केसेस छोड़ के सारे विलेंस कॉपी पेस्टेड ट्रॉमा टेम्पलेट्स है, और वर्ल्ड बिल्डिंग इसकी सिंपल और ऑर्डिनरी लगती है मेरे को। भाई यूफोटेबल ने इसकी एनिमेशन को इतना अच्छा पॉलिश करा है ना, ऐसा लग रहा है इनकी स्टोरी की गलतियों पे कंसीलर लगा दिया हो। कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल प्लेट में ब्लैंड फूड सर्व किया। तो टू द फैंस, थोड़ा सा टोन डाउन करो, और एनिमे के प्यार में उसके राइटिंग को इग्नोर मत करो। सी, एनिमे ओवरऑल अच्छा है, पर गॉड मोड नहीं है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट स्टैट ड्रॉप। यूफोटेबल के दया से मैल स्कोर इज 8.5 एंड IMDb इज 8.6, और क्रिटिक्स कोट करते हैं दिस इज स्पेक्टेकल ओवर सब्सटेंस। Next on our list is Tokyo Revengers. Season 1, we can all agree that it was fire. But Season 2 में उनने उसी हाइप का ऑक्सीजन पी के भाई राइटिंग को कोमा में डाल दिया। अपना जो हीरो है इसमें भाई एडल्ट माइंड वाला क्राई बेबी है, और ये स्टोरी लूप में फंसी हुई है। भाई बंदा 26 साल का है। एट वन पॉइंट मैन अप एंड स्टॉप क्राइम। क्रिटिक्स बोलते हैं कि टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट था वो अमेजिंग था, लेकिन बाकी का जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन था वाज डेली सोप। एवरी आर्क वाज कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कैरेक्टर ग्रोथ जीरो, विलेंस कार्डबोर्ड थे। भाई एक दो कैरेक्टर्स के अलावा सारी फीमेल कैरेक्टर बैकग्राउंड प्रॉप बन के रह गई, और इसका फैंडम वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 2 बेसिकली एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड बन के रह गया, जो पहली बार इंटरेस्टिंग था, लेकिन बार बार फॉरवर्ड होने पे it has lost its charm. Now it's time for a quick stat drop. छपरी फैंस और कानून के अंधे होने से इसका मैल स्कोर 8 पहुंच गया। कॉमन क्रिटिक था कि रेपिटेटिव है और इमोशनली ड्रेनिंग है। The third name on our list is My Hero Academia, और Boku no Pico, I mean Boku no Hero Academia. कॉन्सेप्ट इसका फायर था। हीरो सोसाइटी में एवरीवन हैज पावर, लेकिन इसकी स्टार्टिंग का सीजन बहुत धमाकेदार था, लेकिन उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा मिड लेवल बन गया, और ऑल माइट जो इस शो की जान थी वो जैसा साइड लाइन हो गया, ये शो भी फ्लैट लाइन में चला गया। क्रिटिक्स बोलते हैं कि पोस्ट ऑल माइट इसका पेसिंग बहुत खराब हो गया, और पावर स्केलिंग पूरा केओटिक हो गया। देखो, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो रोता रहा और फैंस उसको मसाया बनाते रहे। मतलब टॉक्सिक फैन के बदौलत फ्री PR मिला उन लोगों को। ये शो एक हीरो सोसाइटी की जगह एक मैजिक एकेडमी में कन्वर्ट हो गया। भाई वही रेपिटेटिव एग्जाम्स, रेपिटेटिव विलेंस और रेपिटेटिव क्राइम। तो एक्चुअली ये वो स्टूडेंट है जो कभी टॉपर हुआ करता था, लेकिन अभी वो स्कूल के नाम पे जी रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक शॉर्ट स्टैट ड्रॉप, और इस स्टैट्स का श्रेय सिर्फ फैंस को जाता है। इसका IMDb इज एट 8.3
and phantom toxicity index is over 1000. Next on our list is one of the most controversial takes, Hunter x Hunter. We have respect for the classic, but the bitter truth is Hunter x Hunter is overhyped for the current gen. It is slow pacing because इसके 10 मिनट के मोनोलॉग के लिए केवल 1 मिनट का इवेंट है. And we are talking about the 2011 version of this anime. क्योंकि तब तक स्टाइन्स गेट और फेट जीरो जैसे टाइप एनिमे आ चुके थे. तो भाइयों इस एनिमे का रीमेक क्यों करा? क्योंकि डीबीजी का तब तक 1989 के वर्जन से ही कंपेयर कर लेते. फैंस बोलते हैं मास्टरपीस है, तू समझेगा नहीं. भाई बात सही बोला. 5 एपिसोड तक तो कुछ होता नहीं है, तो उसमें समझने का क्या है? बस नॉस्टैल्जिया ड्रग है ये. तो काइमेरा आर्क उनका हाईलाइट था, जिसमें विलन ड्रैगन बॉल जी का सेल था. ओ आई एम सॉरी. फिर उन्होंने इतना खींचा कि पूरा का पूरा रबर तोड़ दिया. रेडिट्स की क्रिटिक्स बोलते हैं भाई ब्रिलियंस तक की भी लिमिट होती है, क्योंकि जो नई ऑडियंस इसे देख रही है वो बोर हो जाते हैं, और जो पुरानी ऑडियंस है वो बोलती है दैट्स द आर्ट. भाई आर्ट तो है, लेकिन फिर एडिटिंग भी आर्ट है, क्योंकि यही एनिमे 2-3 कोर्स में ही खत्म हो जाता है, यानी कुछ 30-40 एपिसोड में. एक्चुअली स्टार्टिंग से ये खींच रहा था, थोड़ा जगह जगह पे ऑन द नेम ऑफ ओल्ड वाइन. लेकिन ये प्रिटेंशियस ओल्ड वाइन इन अ प्लास्टिक बॉटल, भाई ठीक है पसंद करो, बट वर्शिप मत करो. नाउ इट्स टाइम फॉर सम स्टार ड्रॉप्स. तो इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा. इसका ML स्कोर इज 9 और इसका व्यूअर ड्रॉप रेट आफ्टर द एपिसोड 70 is seen to be 42% and growing. ये चाहते हैं हमारे पर्सनल पिक्स, लेकिन अब जो हम 5 वाला हैं वो थोड़ा रिसर्च बेस्ड है. द जोजोस बिजार एडवेंचर. ये एनिमे थोड़ा अलग है भाई. द बिजार आर्ट स्टाइल, या तो यू लाइक इट या फिर सीधा आंखों में मिर्ची. यू ओवर मस्कुलर बॉडीज, नियॉन फिल्टर्स और डायलॉग्स थिएटर लेवल. कभी कभी ऐसा लगता है कि लॉजिक शो छोड़ के भाग गया है कहीं. एक बात तो मैं अग्री करूंगा, इससे जो मीम्स निकलती है वो है टॉप लेवल की. और क्रिटिक्स बोलते हैं इट्स स्टाइल ओवर लॉजिक, क्योंकि पेसिंग इसकी इतनी फास्ट है कि कैरेक्टर ग्रोथ मिस हो जाता है, और एपिसोडिक विलेन रिपीट्स हो रहे हैं. इट्स लाइक अ विजुअल फीवर ड्रीम. और इसका आर्ट स्टाइल LMNOPQIA इंस्पायर्ड एस्थेटिक्स. तू समझा? हाँ, नहीं तू नहीं समझा. तू समझा? हाँ. नहीं तू समझा नहीं. सी ऐसे आर्ट फॉर्म में सब कुछ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल ही होते हैं, बट इट डज नॉट मेक एन एक्सक्यूज फॉर द chaotic राइटिंग. इट्स एग्जैक्टली लाइक रैंप वॉक पे डिजाइनर क्लोथ विदाउट स्टिचिंग. देखने में बहुत सही लगता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वार्डरोब मैलफंक्शन में एंड होता है. भाई फैंस बोलते हैं यू डोंट अंडरस्टैंड यो, बट समटाइम्स इग्नोरेंस इज ब्लिस. बेसिकली जोजो एक मॉडर्न आर्ट है. एडमायर इट फ्रॉम डिस्टेंस, लेकिन बेडरूम में मत लगा. And now it's time for some stat drops. They/them के हिसाब से मैल स्कोर है 8.5. क्रिटिक कोड स्टाइल ओवर स्टोरी. व्यूअर स्प्लिट पोल इज वेरी वियर्ड. इट्स लव 44% एंड हेट नहीं है, कंफ्यूज्ड 56%. तो दोस्तों ये रहा हमारा पार्ट 1 ऑफ ओवररेटेड एनिमे सीरीज. सी हर एनिमे में टैलेंट है, लेकिन जब फैंडम अंधा हो जाता है तो क्रिटिसिज्म की मौत आ जाती है. तो हम एनिमे फैन से ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा रियलिटी चेक ले लो, क्योंकि एनिमेशन या नॉस्टैल्जिया के पीछे थोड़ी ऑनेस्टी भी रख लो. तो आप इस एनिमे टाइटल से सहमत हो, अग्री या डिसएग्री, ये अभी हमको कमेंट्स में लिख के बताओ. तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड. भाई जैसे हमने देखा था, जिराया, ह्यूज, एस, कामिनो और काउरी के डेथ ने कैसे पूरे एनिमे वर्ल्ड का दिल तोड़ दिया. तब हमने सोचा था भाई ये दर्द और नहीं चाहिए. लेकिन भाई लोग, तुम लोगों के रिस्पॉन्स ने ये तो प्रूव कर दिया कि एनिमे और दर्द का रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल का ही है, और हर साल कोई ऐसी ना ऐसी स्टोरी आई जाती है कि जो दिल को तोड़ देती है. तो इसीलिए हम लेके आए हैं सैडेस्ट एनिमे डेथ का पार्ट 2. और ये लिस्ट भी एनिमे फैंस का दिमाग काफी खराब कर चुकी है. Now before we begin with our list, a light spoiler warning because it contains a lot of spoilers. The first name on our list is L from Death Note. L एक मास्टरमाइंड था, नेक्स्ट लेवल का जीनियस था ये बंदा, और लाइट यागामी के साथ उसकी इंटेलेक्चुअल बैटल नेक्स्ट लेवल थी. और ये दोनों, लाइट यागामी और L, ये दोनों एनिमे हिस्ट्री के आइकॉनिक राइवल डुओ हैं. करेक्ट. भाई एल का डेथ
सिर्फ शॉकिंग ही नहीं था, उसका एग्जीक्यूशन वाज वेरी ट्रेजिक। वो सीन याद है जब दोनों बारिश में भीगते हैं और वापस आके सीढ़ी में बैठते हैं एंड एल हेल्प्स लाइट टू वाइप हिज फीट टॉवल से। उस मोमेंट पे लगा कि शायद लाइट एल का सबसे बड़ा दोस्त बनने वाला है, बट नेक्स्ट मोमेंट चेकमेट, रेम को यूज किया, एल खत्म। इतना हो रहा था ना कि जब वो एनिमी के सामने मर भी रहा था, उसने अपनी डिग्निटी बिल्कुल नहीं छोड़ी। और हम फैंस के लिए ये केवल एक लॉस नहीं था, ये जस्टिस की डेथ थी। तो इसी के साथ चलिए मूव करते हैं हमारे अगले नाम पे। इट्स इटाची उचिहा फ्रॉम नारुतो शिपुडेन। इटाची उचिहा आई थिंक बाय ऑल राइट्स नारुतो का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, जिसने सिर्फ एक ऑर्डर और एक पीस ट्रीटी के लिए अपने पूरे क्लैन को एक रात में खत्म कर दिया। इताची ने सास्के को केवल हेटेड सिखाया ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन फाइनली जब इसका ट्रुथ रिवील हुआ था, पूरा फैंडम रो गया, क्योंकि ये सब उसने अपने भाई के लिए करा था। और उसके फाइनल वर्ड्स, फॉरगिव मी सास्के, देयर वोंट बी अ नेक्स्ट टाइम। और एग्जैक्टली इसी मोमेंट में हमको भी ये पता चला कि कभी कभी विलेंस के अंदर एक हीरो छुपा हुआ होता है। चलो अब नारुतो की बात कर ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट एन अंडररेटेड कैरेक्टर, नेजी युगा फ्रॉम द ह्यूगा क्लैन। नेजी एक जीनियस लेवल का प्रोडिजी था जो फेट में बिल्कुल नहीं मानता था, और फाइनल वॉर में जब उसकी डेथ हुई थी, ये पूरे नारुतो फैंडम के लिए एक कट पंच था। याद है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान नेजी जब अपना लाइफ देके नारुतो और हिनाटा को बचाता है और उसका लास्ट लाइन शॉर्ट में उसने सब कुछ बोल दिया, नारुतो बिकॉज यू कॉल्ड मी अ जीनियस। भाई एक साइड तो वॉर चल रही थी और एक साइड ब्रदरहुड का अंत हो रहा था। नारुतो इस वॉर के बाद कभी सेम नहीं रहा। और नीजी ने हमको ये सिखाया कि अपनी मर्जी से अगर आप अपनी जिंदगी दे सकते हो, so there is no greater freedom than that, and that's a true ninja spirit. द निंदो। And this brings us to the Band of Hawk from Berserk. तो आज बात करेंगे एक ऐसी मास डेथ सीक्वेंस की जो एनिमे का सबसे बड़ा मैसेकर माना जाता है, द इक्लिप्स फ्रॉम बर्जर्क। The Band of the Hawk was Guts' greatest soldiers, friends and dreamers. और एक एक करके ये सारे विकसित की एम्बिशन के लिए मरते गए और गट्स देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। ये फेथ, ट्रस्ट और इनोसेंस का मास एग्जीक्यूशन था। हर मोमेंट में एक नाइटमेयर था, और तब पता चला कि बर्सर्क सिर्फ डार्क नहीं है, ये ह्यूमन रियलिटी का एक मिरर है। गट्स की स्क्रीम एक्लिप्स के एंड में फिक्शन बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि वो स्क्रीम और वो पेन इतने रियल थे कि वो रॉ ह्यूमन इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं। The last name on our list is Menma from Anohana, the flower we saw that day. नंबर 5 पे है मेनमा। ये एक गोस्ट थी जो अपने फ्रेंड्स के बीच में वापस आई थी ताकि उसको क्लोजर मिल जाए, लेकिन जब उसको फाइनली क्लोजर मिल जाता है और वो जब गुड बाय कहती है, तो भाई सारे एनिमे फैंस ही रो जाते हैं उसके चक्कर में। और उसका वो डायलॉग, और आई एम श्योर उस दिन इतने ओटाकुस रोए थे ना, अगर चेक कर लेते रेनफॉल का रिकॉर्ड बन जाता, क्योंकि मेनमा सिर्फ एक गोस्ट नहीं थी, शी वाज द वेरी विसाज ऑफ अ चाइल्डहुड इनोसेंस जो कभी वापस नहीं आने वाला है। बांकाई अबे सस्ता सुनसुई क्या कर रहा है? अरे आज हम बांकाई करने वाले हैं ना। अरे साले बैठ, पहले शुरू करते हैं एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। और जैसे आप सबको पता चल गया होगा, आज हम ब्लीच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ब्लीच फैंस, एक ऑनेस्ट कन्फेशन, जब भी कोई कैरेक्टर बांकाई चिल्लाता है ना, माय गॉड, ऐसा एड्रेनलिन रश होता है और पूरे हाथ पे से गूज़बम्प्स आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी बांकाई में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट और मैनिपुलेटिव कौन सा है? टेंशन मत ले भाई, आज हम इसी एपिसोड में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बांकाई का ब्रेकडाउन डिस्कस करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए।
लेकिन हम व्यूअर्स को कैसे समझाएंगे कि बांकाई क्या है? भाई मैं बताता हूँ, बांकाई ज़ानपाक्टो का फाइनल रिलीज वर्जन। पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ। ब्लीच में पीटे कुबो ने सारे सोल रिपर्स के कताना का नाम ज़ानपाक्टो रखा। उसका पहला रिलीज हो गया शिकाई। शिकाई में उस वेपन का एक बेसिक और कंट्रोल्ड पावर एवोल्यूशन दिखता है। हाउएवर उसका एक सेकंड रिलीज है जिसको बांकाई बोलते हैं। बांकाई में पूरा का पूरा पावर, उसका ट्रू सोल नेचर और उसका केओटिक प्रॉपर्टीज सब कुछ बाहर आ जाता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, बांकाई एक तरीके से पावर अप्स है सोल रिपर्स के लिए। बिल्कुल, लेकिन इसको अटेन करना इतना इजी नहीं है। ओनली कैप्टन मटेरियल जो होते हैं सेरेटे के, उनको 10 साल तक कॉन्स्टेंटली अपने शिकाई पे प्रैक्टिस कर करके बांकाई अनलॉक करना रहता है। तो ये जो सोल प्रॉपर्टी वाले वेपन्स है, अगर ये आपसे खुश है तो आप कैप्टन मटेरियल हो, और अगर खुश नहीं है तो आप इचिगो। ओ हाँ यार, इचिगो ने भी तो ऐसे बांकाई लेवल करी थी अटेन, लेकिन उसने चीटिंग करके करी। उसकी तो कोई 10 साल की ट्रेनिंग थी नहीं, लेकिन उसकी जो पावर थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। तो अब हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ऐसी 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बांकाई। सॉन्ग नंबर 10, वी हैव रुकिया के चक्कर में पिटने वाला आवर रेड हेड किंग रेंजी आबाराई। रेंजी का जाम्बाक तो है ज़ाबिमारू, जो शिकाई में सेगमेंटेड विग स्वॉर्ड बन जाता है। हाँ, और इसके बांकाई के फॉर्म का नाम है सोओ ज़ाबिमारू, व्हिच मींस ट्विन किंग स्नेक टेल। ये फॉर्म मर्ज करता है दो एंटिटीज को, द बबून किंग एंड द स्नेक टेल। और इसकी नई बांकाई की एबिलिटीज एनर्जी रोज जैसे हकाइनो को, हाइब्रिड मेले स्ट्राइक्स और आर्मर लाइक रियाचू शेल। पर रेंजी ने तो मास द मैस्कुलिन को एकदम फोड़ ही डाला था, लिटरली अंडरडॉग मोमेंट ऑफ द सेंचुरी। तो नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज आवर लॉयल वुल्फ कैप्टन साजिन कुमामुरा, और इसकी शिकाई टेंकेन एक स्पिरिचुअल जॉइंट को समन करती थी जो इसके अटैक्स को मिमिक करती थी। और उसका बांकाई कोकुजो तेंगेन म्योवो, a armored giant deity that mimics every move that he makes। और भाई जब वो दांगाई जो फॉर्म में गया, a complete transformation into an immortal giant। बट एवरी ग्रेट पावर रिक्वायर्स अ ग्रेट प्राइस, क्योंकि इस पावर के लिए उसको अपना हार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ गया। और ये जो इमॉर्टल जैंट था, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए था, क्योंकि जैसे टाइम खत्म वो परमानेंटली एक डॉग में बदल गया। दिस वाज लॉयल्टी बियॉन्ड डेथ। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज कुचिकी रुकिया। रुकिया की जो शिकाई थी टोरेना शिरायुकी, इट इज ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बांकाई एवर। आइस टाइप फुल ऑफ एलिगेंस। और उसका बांकाई जो है हक्का तो काम है, वाइट हिज पनिशमेंट, पावर एब्सोल्यूट जीरो, which is minus 273 डिग्री सेल्सियस। भाई ये तो एकदम अस मूवमेंट हो गया। टाइम के साथ तो हम भी फ्रीज हो गए, जो भी वो चीज छुए वो सब एकदम फ्रीज होके क्रिस्टल बन जाए। लेकिन इस पावर का एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर ये रुकिया ये पावर यूज करे वो खुद फ्रीज हो सकती है। So in short, style plus death plus fragility is equal to Rukia Kuchiki, a peak poetic design। So the next on our list is Byakuya Kuchiki। Byakuya is equal to elegance personified, और उसका शिकाई Senbon Zakura, the sword breaks into tiny blade petals। भाई अगर तुम्हें शिकाई ही पावरफुल लग रही है, अब वेट करो जब तक तुम बांकाई के बारे में सुनो। द सेनबोन जाकुरा कागेयोशी, ये ईच ब्लेड पेटल्स आर मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिज माइंड। लाइक ये टेलीकिनेटिक पावर यूज कर रहा है हर एक ब्लेड पेटल के लिए। Now let's deep dive into his Bankai modes. Senke, the two circles of blades for melee duels. Goke, the dome explosion of blades. And Shuke Hakuteken, all petals form one white sword and the wings that gives him the godly aesthetic. So basically, when Byakuya goes Bankai, he's not just fighting, he's performing art. Next on our list, the name of the person who achieved the captain status without Bankai.
कैप्टन जराकी केनपाची। जराकी का शिकाई का कमांड है ड्रिंक और उसकी स्वॉर्ड रोजाराजी एक जायंट क्लीवर बन जाती है। और बांकाई, उसके बांकाई का तो कोई नाम ही नहीं है। आई गेस वो नाम लेने लायक था ही नहीं। फुल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू डीमन मून, रेड स्किन, हॉर्न्स, टीथ, or insane aura. Why he became so strong that with one slice he could cut buildings like paper. And he even cut down Gerard Valkyrie in two by pure raw power. कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि केम्पाची does not use his bankai. His bankai uses him. Extremely overpowered beyond logic. So this brings us to the next name on our list, the Captain Prodigy Toshiro Hitsugaya. His Shikai is Hyorin-maru and it gives him control over weather and ice dragons. और उसकी बांकाई टाइगरन ह्योरिन मारू लिटरली विंग्स, टेल्स और क्लॉस एकदम ड्रैगनॉइड फीलिंग देती है। और उसका एडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन मांगा में उफ भाई लिटरली गॉड मोड बन गया है हमारा भाई। His ultimate ability, he can freeze anything, including fire, spiritual energy, and even concepts. और उसने लिटरली जरार वैल्करी को एक आइस स्टैचू बना दिया था। भाई cold, calm and collected, literally the chillest captain in Gothe 13. Next on our list is the current head captain of Gothe 13, Shunsui Kyorok. Shunsui की जो शिकाई है, Katen Kyokozu, literally brings children games to life. हर गेम में death rules है। और उसका बांकाई कातेन क्योबुत्सु कारामात्सु शिंजू, literal theater of tragedies. His Bankai literally becomes a theater play, and his play has 4 acts. Act 1, Shared Wounds. Act 2, Endless Bleeding. Act 3, Drowning in Despair. Act 4, Invisible Throat Cut Execution. Bro, this isn't a fight. This is an execution in 4K. So he's one of those characters जिसका बांकाई banned है, because this has to be used only in isolation. नहीं तो सब मर जाएंगे. It's a bankai of sorrow, poetic, dark, and terrifying. This brings us to our main character, number 3 in the list, Ichigo Kurosaki. भाई इचिगो की बांकाई तो प्योर नॉस्टैल्जिया है। जांगेत्सु का नाम सुनाओ और पीछे से हेजल फर्नांडिस का नंबर 1। भाई गूज बम्स आ गए मेरे को तो अभी। और इसके शिकाई का तो सेम नेम है, जांगेत्सु, और वो हमेशा एक्टिव रहता है। और इसका बांकाई टेंसा जांगेत्सु। टेंसा जांगेत्सु compresses his ryatsu into a slim katana, boosting his speed over 100x. और भाई उसका फाइनल गेट्सु का टेंशो फॉर्म, वो जब उस समय मुगेत्सु अनलीश करता है वो वाइब ही अनमैच्ड है। Whole sky black, one slash and eyes and done. 1000-year blood war में उसका dual zangetsu that shows his Quincy and Shinigami का hybrid power. भाई reality flickers when he slashes. This is beyond bankai. It's destiny. This brings us to the number 2 name in our list, the former captain of Gotei 13, Genryusai Yamamoto. उनका शिकाई का नाम है Ryojin Jakka and the command goes reduce all creation to ashes. And the bankai of the head captain, Zanka no Tachi, it burned 15 million degrees Celsius, even hotter than the sun. And his bankai had 4 forms, the 4 cardinal directions. East, Kyokujutsu Jin, all flames in sword tip. West, Zanjitsu Gokui, fire armor, hotter than hell. South, Kaka Jumano Koshi Daisojin summoned dead corpses of his enemies. North, Tenchi Kaijin, slash that erases existence.
His Bankai, if used for too long, will burn Soul Society itself. Old Man Yamamoto is a walking apocalypse. And finally, on our list, the number one person, the captain of the strongest squad, Squad Zero, Captain Ichibe Yose. He's the monk who named everything. His Shikai Ichimonji. His ink defies names. जो नाम वो लिखता है वो reality बन जाती है. And his Bankai is one of the most broken Bankai ever. Shinichi Shirafude Ichimonji, the black ink one-stroke brush. His power is basically unique. With one stroke of his brush, he can change the name of anything, and by extension, it can change their existence also. For example, अगर वो तुम्हारा नाम ant लिख दे, तो तुम्हारा existence और तुम्हारा power ant के level पे आ जाएगा. So basically, a complete control over concepts itself. He is pure linguistic reality manipulator. He is the first monk of death, the creator of the language of souls. And Ichibe is actually a god tier Bankai wielder. तो ये रहा हमारा top 10 most powerful bankais of Bleach, जिसमें हर एक का नाम, स्टोरी और आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है. तो बांकाई केवल एक पावर अप नहीं है, ये सोल का स्टेटमेंट है. अब तुम कमेंट्स में ये बताओ तुम्हारी फेवरेट बांकाई कौन सी है, क्योंकि हमने तो स्ट्रॉन्गेस्ट बता दी है. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो और शेयर करो, और जैसा हम कहते हैं एनिमे फैंस हो या ना हो, सब्सक्राइब हो जानी चाहिए. तो आज के एपिसोड में बस इतना ही. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे और ढेर सारे एनिमेस की. टिल देन, स्टे एनिमेटेड, स्टे ऑसम.